नीता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी। आप देख रहे हैं ललन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी। नेता नगरी जिसमें हम हफ्ते भर की सियासत के बारे में बात करते हैं। अमूमन अपने स्टूडियो से बात करते हैं, लेकिन ये चुनाव का मौसम है और अपने राम जमीन पर उतर आए हैं। बिहार की चुनावी यात्रा चल रही है, तो नेता नगरी का ये एपिसोड मैं शूट कर रहा हूँ गया से। और राजदीप जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हैं नई दिल्ली से, लुटियंस दिल्ली से। खान मार्केट वाली दिल्ली तो नहीं सर? आप ये इस तरह की बातें मत किया करिए। मैं खान मार्केट नहीं, बहुत कम जाता हूँ। सर, खान मार्केट बहुत अच्छी जगह है। आप में से जो नहीं गए हो, जाना चाहिए। वहाँ पे बहुत अच्छी बेकरी है, अच्छे रेस्टोरेंट हैं। सर, मैं बीजेपी के नेता भी खूब जाते हैं खान मार्केट। लेट मी टेल यू दिस। बिल्कुल, मैं कुछ हफ्तों पहले वहाँ राम माधव से मिला था, वो भी किताबें खरीद रहे थे। लेकिन वो छोड़िए, वो सब छोड़िए। आप बिहार में है जहाँ राजनीति हो रही है, लेकिन देखिए, मुझे स्टूडियो में रहना पड़ता है क्योंकि दिन पर दिन खबरें बदलती रहती है। कहीं हैदराबाद में बाढ़ हो रहा है, कहीं कश्मीर में कोई गठबंधन हो रहा है, कई चीजें और भी होती है। आप तो हिंदी हार्टलैंड है ललन टॉप के लिए, बिहार तो आपके लिए एक तरह से आपकी कर्म भूमि है। मायका है स्टूडियो मेरी कर्म भूमि है। खान मार्केट ये सब छोड़िए, मेरी स्टूडियो कर्म भूमि है। यहाँ से मैं स्टूडियो जाता हूँ, घर आता हूँ। राजदीप जी, देश आजाद है और स्टूडियो पत्रकार बन गया हूँ। खान मार्केट इस देश का भूभाग है, आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं। चलिए शुरू करते हैं नेता नगरी। नेता नगरी में आज दो ही मुद्दे लेंगे। पहला, बिहार के हमारे कई रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि वो जमीन पर क्या देख रहे हैं। अपनी रफ्तों में तो दिखाई रहे हैं, हमें लगा नेता नगरी की भी चर्चाओं का उन्हें हिस्सा बनना चाहिए। और फिर बात करेंगे असम में जो एक फैसला हुआ है, जिसके बाद पूरे देश में एक जरूरी बहस शुरू हो गई है कि क्या सरकारों को धार्मिक शिक्षा फंड करनी चाहिए। बीजेपी सरकार ने सभी मदरसों और संस्कृत विद्यालयों की फंडिंग को बंद करने का फैसला किया है। इस पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नेता नगरी। नेता नगरी में सबसे पहले बात करेंगे बिहार की, और बिहार पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कुछ अलग किस्म के विशेषज्ञ हैं। हमारे परमानेंट सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी राजदीप सरदेसाई तो है ही, जो दिल्ली की हलचल बताएंगे, लेकिन जमीन की हलचल बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ललन टॉप के 3 संवाददाता, 3 रिपोर्टर, जो इस वक्त बिहार के अलग अलग इलाकों की खाक छान रहे हैं और नेताओं के बयानों से दूर जनता के बयान सुन रहे हैं। हमारे साथ हैं नेता नगरी में सासाराम से सिद्धांत मोहन, भागलपुर से स्वाति और नवादा में ही है ना आप, सौरभ? जी जी सर, नवादा से सौरभ। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कितनी दफा आप लोगों को वो फोन आ चुके हैं कि कौन जीत रहा है? बहुत ज्यादा फोन आ रहे हैं। दोस्त भी पूछ रहे हैं, दिल्ली के पत्रकार दोस्त भी पूछ रहे हैं, यूपी के पत्रकार दोस्त पूछ रहे हैं, और हमारे जो मतलब जो फॉलोअर्स हैं वो भी खूब मैसेज करके पूछते हैं भैया जीत कौन रहा है, जो कि इस समय सबसे बड़ा सवाल भी है, मगर इसका जवाब देना उतना ही मुश्किल नजर आ रहा है जब हम फील्ड में घूम रहे हैं। चौराहों पर गाड़ी का क्या दें, खटखटा के, इतनी ललन टॉप की गाड़ी का शीशा खटखटा के कौन, ये पूछ लेते हैं। गाड़ी खटखटा के पूछते हैं कौन? अच्छा, हाँ। ये बताइए कि ये जो 4-5 जो फैक्टर्स है, मैं उस पे आपकी भी राय चाहूंगा और राजदीप की भी। पहला फैक्टर जो है वो है नीतीश कुमार। उनकी लोकप्रियता इंटैक्ट है, बढ़ी है या घटी है? क्या फीडबैक आ रहा है? ब्रांड नीतीश कुमार। स्वाति। महिला वोटर्स से हमारी बात हुई थी, मुंगेर में बात हुई थी, जैसे मैं एग्जाम्पल देकर बात करना, आप सुन रहे हैं सर? जी जी, बोलिए। जी, महिला वोटर्स के बीच में नीतीश की लोकप्रियता है, लेकिन
जो आप युवाओं से बात करते हैं, युवा काफ़ी नाराज़ दिखे नीतीश कुमार से। सवाल करते हुए दिखे, कोरोना को लेकर जो नीतीश कुमार का इंतज़ाम रहा, उसको लेकर भी हमें युवाओं के बीच में काफ़ी नाराज़गी दिखी। कल जैसे मुंगेर में 2 दिन पहले हमारी बातचीत हो रही थी युवाओं से, तो वो सवाल पूछ रहे थे कि कोरोना के समय लॉकडाउन में हम फँसे हुए थे, तब तो सरकार ने हमें, कोई सूरत में फँसा था, कोई कहीं और फँसा था, तब तो सरकार ने हमें नहीं बुलवाया। कहा कि जहाँ हो वहाँ रहो वरना कोरोना फैलेगा। और अब जब चुनाव प्रचार की बारी आई है तो देखिए घूम रहे हैं। तो नीतीश का जिस तरीके से पहले सपोर्ट दिख रहा था, इस बार हम मुझे ग्राउंड पर वो सपोर्ट कम दिख रहा है नीतीश कुमार के लिए। सिद्धार्थ मोहन। ऑब्वियसली नीतीश का सपोर्ट कम हुआ है, बेस कम हुआ है, क्योंकि बिहार में लंबे समय तक लॉकडाउन चला है और पूरे स्टेट वाइड लॉकडाउन चला है, सितंबर तक चला है। औरंगाबाद में हम कल थे, कई लोगों से बात कर रहे थे, वो भी यही चीजें कह रहे थे कि सर लॉकडाउन हर जगह से हट गया तो इनको चुनाव करवाना है। मतलब उनका कहना था कि नीतीश कुमार चुनाव करवाने के लिए लॉकडाउन हटा चुके हैं और ये दिखाने के लिए कि सब कुछ सही है। लेकिन यहाँ पर हम लोग कई कई जगहों से नौकरी छोड़कर बैठे हुए हैं, यहाँ से ट्रेनें चलाने की नीतीश कुमार परमिशन नहीं दे रहे हैं। कंपनी जो बाहर के प्रदेशों में जो कंपनियां हैं वो खुल गई हैं, वो बोलती हैं नौकरी करना है तो अपनी गाड़ी कोई बुक करके बोलेरो वोलेरो करके कुछ भी करके आ जाओ, हम तुमको पैसा दे देंगे। वो हम कहाँ से करें? और यहाँ से अपने नौकरी पर लौटने तक की सहूलियत नहीं मिल रही है। ये सब चीजें नीतीश को ये साफ साफ चिंता समझ तो में आ नहीं रही है। है कि वोटर चला जाएगा। सौरभ त्रिपाठी, आपके पास क्या फीडबैक है? सर नीतीश कुमार की गाड़ी गड़बड़ा रही है फिलहाल इस बार। मैं गया और नेवादा 2 जगह फिलहाल घूमा हूँ, और गया में मगध यूनिवर्सिटी पड़ती है, तो उसके लिए एक पुरैया इलाका है, वहाँ में मतलब लड़कों ने खुद बड़ा रिक्वेस्ट करके बुलाया, तो वहाँ करीब 25-30 नौजवान लड़के मिले जो कि मगध यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई पीजी कर रहा है। सबकी सबसे बड़ी शिकायत शिक्षा को लेकर थी कि उनका ग्रेजुएशन का डिग्री 3 साल का जो होता है वो 6 साल में पूरा हो रहा है। एक भाई साहब वहाँ मिले, उनकी तो शादी इस चक्कर में अटक गई है कि डिग्री मिलेगी, लड़की कह रही है जिस दिन डिग्री या ग्रेजुएशन तुम्हारा पूरा हो जाएगा तब शादी करेंगे। अब उसके बाद हमने लड़कों से जानना चाहा कि भाई क्यों डिग्री क्यों नहीं मिल रही है, वजह क्या है, क्यों रोक के रखा है? सरकार की छवि भी खराब होती है, नीतीश कुमार की छवि खराब होती है, क्यों रोक रखी? तो लड़कों ने बड़ी सटीक लाइन बोली कि रोक इससे रखा है कि अगर मतलब ग्रेजुएट हो जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे तो फिर नौकरी मांगेंगे, और नौकरी नीतीश कुमार दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए रोक रखा है हम लोग का डिग्री। तो यूथ जो है सर मतलब बड़ा नाराज दिख रहा है, रोक रोक के लोग हमसे कह रहे हैं। और लोग जो मैसेज कर रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं कि आप बड़े बुजुर्गों से बात मत करिए, क्योंकि वो जो है एक हवाला देते हैं कि 15 साल पहले जो नया लड़का है वो कह रहा है नए लड़कों से बात करिए जिन्होंने वो दौर नहीं देखा 15 साल के पहले वाला, जिन्होंने ये 15 साल देखे हैं, और वो कहते हैं कि हम इन 15 साल को देख के फैसला करेंगे कि क्या करना है। तो शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा। अभी मैं एक पांडे बीघा गाँव होके आ रहा हूँ, और कल गया के गाँव गया था, दोनों जगह जाने के लिए सड़क नहीं है, तो एक गांव तो हमको ट्रैक्टर से जाना पड़ा, हमारी गाड़ी भी फंस गई थी। और आज भी जिस गांव हम होके आए हैं पांडे बीघा, वहां भी हमको करीब 3-4 किलोमीटर जो खेत के पीछे बीच में मेड़ होती ना सर, उस तरह की रोड है, और उस पर बाइक चला के पैदल चल के कैसे कैसे हम लोग वहां पहुंचे। करीब मान लीजिए 300-400 लोगों की आबादी है, और आजादी के बाद से ही वो गाँव इंतजार कर रहा है। विधायक हैं अनिल सिंह, उनसे मिलने गए लोग तो उन्होंने कह दिया कि क्योंकि इस गांव ने हमको वोट नहीं दिया, साफ साफ वो लोग कह रहे हैं, इसलिए हम नहीं देंगे। नीतीश कुमार की जब बात होती है तो मतलब एक लड़का हमको वहां मिला, उसने ग्रेजुएशन कर लिया, एक लड़का मिला उसने 12th पास किया है, और दोनों कह रहे हैं कि हम किसान ही करेंगे। एक लड़का तो मिला जो उसने ग्रेजुएशन पास किया है, उसने 5 साल तैयारी की गवर्नमेंट जॉब के लिए, मगर वो साफ कहता है कि नीतीश कुमार के दौर में उसका जो दावा है कि भाई बिना पैसे दिए या उसकी जात के लोगों को, एक जात बड़ा फैक्टर समझ में आ रहा है, नहीं मिलता है नौकरी, तो वो कह रहा है हम किसान ही करेंगे, जैसे तैसे जो भी करेंगे। जी राजदीप जी, ब्रांड नीतीश कुमार। देखिए, ब्रांड नीतीश कुमार, एक बात साफ है, वो जो ब्रांड 2010 में खास करके दिखा था। देखिए 2010 का चुनाव इसी तरह से भाजपा और नीतीश कुमार ने साथ लड़ा था, लेकिन तब मुझे लगता है नीतीश कुमार का ब्रांड अपने पीक पे था, क्योंकि पहले 5 साल में जिस तरह से उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का मसला उठाया, उसके बाद सड़कों का मसला उठाया, तो लोगों को लगा कि नीतीश कुमार वाकई बदलाव लाना चाहते, वाकई सुशासन बाबू है, वाकई परिवर्तन एक तरह से बिहार में ला रहे हैं। अब उससे 10 साल हो गए। मुझे लगता है, और ये मैं दिल्ली की हवा कह रहा हूं, मैं अभी तक आपकी तरह बिहार नहीं पहुंचा, पहुंचूंगा जरूर अगले हफ्ते, लेकिन जो मुझे यहां महसूस होता है कि जो नेताओं में जब बात होती है
कि ब्रांड नीतीश तो रहा नहीं उस तरह का। वही ब्रांड तो 2014 में लोग कह रहे थे वो मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे। एक मोदी जी का अगर कोई विकल्प है विपक्ष में तो नीतीश जी की बात हुआ करती थी। अब उस नीतीश कुमार की जो 2010 में बिहार के नेता नंबर 1 थे, 2014 में कुछ लोग उनको मोदी जी का विकल्प की तरह देख रहे थे, आज 2020 में साफ है कि वो बिल्कुल भाजपा पर एक तरह से डिपेंडेंट है। और सवाल जो दिल्ली में ये उठ रहा है कि नीतीश कुमार की सीटें कितनी कम होगी, यानी जेडीयू की सीटें कितनी कम होगी, और अगर इतनी सीटें भाजपा से कम हुई तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मैंने कल चिराग पासवान का इंटरव्यू किया और मैंने ये सवाल साफ पूछा, ये आप रोज नीतीश कुमार की आलोचना कर रहे हैं, कभी किसी बीजेपी नेता ने आपको फोन करके कहा बस मत कीजिए, ये गलत है, वो हमारे मुख्यमंत्री कैंडिडेट है? उन्होंने कहा किसी ने कभी भी मुझे रोका नहीं है। यानी कहीं ना कहीं एक मैसेज जा रहा है कि भाजपा में भी कुछ नेता है दिल्ली में बैठे हुए जो चाहते हैं कि नीतीश कुमार या ब्रांड नीतीश कमजोर हो जाए। अब कितना कमजोर होते हैं ये इस चुनाव का सबसे बड़ा सवाल है। अगर 50 सीटों से कम आती है जेडीयू तो मुझे नहीं लगता कि आसान होगा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना, फिर तो भाजपा दावेदार बन जाएगी। चलिए मैं इसमें अपने हिस्से की 2 चीजें जोड़ देता हूं। अब मुझे भी लगभग 1 हफ्ता हो गया है ग्राउंड पे। ब्रांड नीतीश कुमार 2010 के मुकाबले बिलाशक कमजोर है, पर क्या ब्रांड नीतीश कुमार खत्म हो गया है? द आंसर इज नो। बिजली के मामले में लोग खुश हैं कि बिजली की सप्लाई पहले जैसी थी, उसके मुकाबले बहुत सुधार हुआ है। गांव में बिजली पहुंची है, 100% हुआ है नहीं कह सकते, इनके 7 निश्चयों में से एक था। बार बार रैली में कहते थे, मंत्रियों से और ब्यूरोक्रेट से हामी भरवाते थे कि ये जिस डेडलाइन का मैं ऐलान कर रहा हूं उसमें पूरा हो जाएगा ना। तो बिजली के मामले में काफी सुधार दिखा। सौरभ मेरे सहयोगी सड़क की बात कर रहे हैं, लेकिन जो बिहार के लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ग्राम संपर्क मार्ग, चाहे वो प्रधानमंत्री के कोटे से हुआ हो चाहे मुख्यमंत्री के कोटे से, दोनों स्कीम चल रही थी, उन्होंने कहा कि काफी सुधार हुआ। अब इसकी 2 व्याख्याएं हो सकती हैं। एक, लोगों की उम्मीद का बार ऊंचा हो गया। दूसरा, पहले क्या स्थिति बहुत खराब थी जो इस स्थिति को सुधरा हुआ बताया जा रहा है। तो सड़क और बिजली, इन 2 मामलों में नीतीश कुमार की परफॉर्मेंस रिलेटिवली ठीक है। लेकिन जो नीतीश कुमार की तीसरी महत्वपूर्ण योजना है, हर घर नल जल योजना, उसको लेकर बहुत आलोचनाएं हैं। आप किसी भी गांव में जाएंगे, हर वार्ड में आपको 1-2 पूरे गांव में पानी की टंकियां दिख जाएंगी। पर कई लोगों ने मुझसे कहा, जैसे मैं रोहतास में था, रोहतास में लोगों ने कहा कि ये बताइए यहाँ 20-30 फीट पे पानी ऐसे ही मिल जाता है, 4000 में मजदूर आके खोज जाएगा, तो यहाँ पे पानी की जरूरत नहीं है। पानी की जरूरत सासाराम शहर में है, वहां बुरी स्थिति है पानी की, तो ये सारा फंड वहां लगाते, यहाँ फंड वेस्ट हो रहा है। कई बात कोसी के लोगों ने कही। लोगों ने ये भी कहा कि आप पानी दे रहे हो लेकिन वो पीने के लायक पानी नहीं है, कहीं पे आर्सेनिक है, कहीं पे आयरन है, कहीं पे फ्लोराइड है। तो नल जल योजना के भ्रष्टाचार की भी कई लोगों ने बात कही। और नौजवान सरकारी भर्तियां जो ठीक से नहीं हो रही, जो पूरे देश का ही मामला हमें दिख रहा है, कोई भी सरकार हो, राजस्थान की, एमपी की, छत्तीसगढ़ की, बिहार की, यूपी की, उनका ये कहना है कि आप बड़े बड़े वायदे करके आते हो, क्या आप सरकारी नौकरियों की भर्ती ठीक से नहीं करवा सकते हो? आप भर्ती नहीं निकालते हो। कल मैंने एक राजदीप जी एक लड़के से पूछा कि यार रेलवे की भर्ती का इतना क्रेज क्यों है, तो मुझे बड़ा जरूरी किस्म का जवाब मिला। उसने कहा देखिए सर, हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम कैसा है आपको दिख ही रहा है, चौपट है, अंग्रेजी हम लोगों की बहुत खराब होती है। रेलवे का एक नौकरी ऐसा है जिसमें हिंदी मीडियम से भी काम चल जाता है और पक्का नौकरी है। माई बाप का खेती तो है नहीं, तो लगता है कि रेलवे में लग जाएंगे तो जो सुधर जाएगा। ये जवाब था जी राजदीप। देखिए नहीं, आपके संवाददाता मुझे लगता है स्वाति ने और सिद्धार्थ ने भी बड़ी बात कही कि देखिए एक जनरेशन चेंज हो रहा है बिहार में जी। 2010 में जो वोटर था वो उन पर जो लालू राज था वो हावी था, क्योंकि वो 5 साल पहले ही लालू राज देख चुके थे, 15 साल तक। तो हमेशा जब नीतीश की बात होती थी तो नीतीश कुमार जी को कंपेयर करते थे लालू जी के साथ और कहते थे देखिए लालू जी के टाइम पे ये होता था, अब ये नहीं होता, ये कुछ अच्छा हो रहा है। तो कंपैरिजन में नीतीश कुमार जी वाकई सुशासन बाबू की तरह दिख रहे थे। अब 10 साल बाद क्या हुआ, एक नया जनरेशन आया है, उस जनरेशन ने लालू राज को नहीं देखा है, तो वो उस कंपैरिजन में नहीं पड़ेगी। वो तो कहेगी कि मुझे बिहार को गुजरात से कंपेयर करना है या बिहार को महाराष्ट्र से, या कहीं जहां नौकरियां है, जहां उद्योग है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा फर्क पड़ा है
और इसी वजह से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी का ब्रांड जो आप कह रहे हैं कमजोर होता है, क्योंकि जैसे जनरेशन बदलता है, नीतीश अपने आप को री इन्वेंट नहीं कर पाए, अपने ब्रांड को एक नयापन नहीं दे पाए। उन्होंने जितना किया अपनी सीमा तक जरूर किया, मुश्किल था लेकिन कुछ हद तक सफल भी रहे। लेकिन मुझे लगता है हर ब्रांड का एक शेल्फ लाइफ होता है और उसे फिर री इन्वेंट करने की एक नौबत आती है, जो नीतीश कुमार पूरी तरह से अब तक नहीं कर पाए। ये उनके सामने एक बड़ी चुनौती एक तरह से। और जो यूथ कनेक्ट की बात कर रहे हैं, मैं अपने रिपोर्टर से भी जानना चाहूंगा, बीजेपी को लेके कैसा फीडबैक मिल रहा है आपको, सौरभ? मतलब इसमें ये एक चौंकाने वाली चीज है जो मुझे नजर आई, जब एंटर किए हम वेस्ट चंपारण में ही, वहां से ही मुझे ये चीज नजर आई। जो पहला शख्स बिहार में मुझे मिला, उसने ये बात मतलब बिल्कुल बोला कि नीतीश कुमार से इस बार हम लोग नाराज हैं, और वो ये बोला कि बीजेपी को अलग लड़ना चाहिए था, ज्यादा बेहतर रहता हमारे लिए चुनाव करना। और एक अलग थ्योरी भी चल रही है, जो दिल्ली में भी चल रही है और जो बिहार में भी चल रही है, बिहार के लोगों के बीच, आम लोगों के बीच, चाहे लड़के हों चाहे बुजुर्ग हों, सबके बीच ये चल रही है कि बीजेपी शायद, मतलब गठबंधन जरूर है जेडीयू के साथ, मगर जब 10 तारीख को नतीजे आएंगे तो बड़ी बात नहीं कि एक नया गठबंधन नजर आए या एक नई तरीके की सरकार जिसमें शायद बीजेपी नेतृत्व करे या बीजेपी का मुख्यमंत्री कोई बने। तो इस तरह की बातें निकल के सामने बीजेपी के लिए आ रही है। मतलब बीजेपी को लोग उतनी बुराई नहीं कर रहे, ना ही नरेंद्र मोदी की लोग उतनी बुराई कर रहे हैं। लोग, मतलब ये मेरे लिए चौंकाने वाली चीज है कि लोग नीतीश कुमार से नाराज हैं, उनकी पार्टी से नाराज हैं, मगर वो गुस्सा बीजेपी के प्रति नजर नहीं आता उनका। स्वाति? ये हमने जब हम फील्ड में जा रहे हैं तो बड़ी अलग अलग तरह की व्याख्याएं मिल रही हैं। अब ज्यादातर देखकर बात करके यही समझ में आ रहा है कि जेडीयू को बीजेपी के साथ गठबंधन होने में जेडीयू को नुकसान है, बीजेपी को फायदा हो रहा है। क्योंकि हमें लोग कह रहे हैं कि जो बीजेपी का वोट बैंक है, जो उसके प्रति डेडिकेटेड है, उसको एक मैसेज जैसे जनता को रिसीव हुआ है कि मतलब जेडीयू के साथ नहीं जाना है। सीट शेयरिंग में जो सीटें जेडीयू के साथ गई हैं, वहां बीजेपी के जो वोटर हैं वो ऐसा नहीं है कि गठबंधन में होने की वजह से जेडीयू को वोट दे रहे हैं। वो जैसे लोजपा है, वहां पर लोजपा का कैंडिडेट है तो उनको लग रहा है कि यहाँ वोट देंगे तो चुनाव बाद वो बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन ये वाली तो यहाँ पर भी बीजेपी का ऐसा लग रहा है। ऊपर से अलग अलग व्याख्याएं जो लोजपा वाली चल रही हैं कि आफ्टर पोल दोनों का गठबंधन हो जाएगा। इसके अलावा हमें एक और दिलचस्प सी चीज लोगों ने बताई, कल बांका में भी थे तो बातचीत हो रही थी, तो लोग कह रहे थे कि उनको ये भी लग रहा है कि जिस तरीके से लालू यादव को आरजेडी के कैंपेन से एक अलग तरीके से रखा गया और तेजस्वी को चेहरा बनाया गया है, तो ये एक संभावना हो सकती है कि चुनाव के बाद अगर नंबर कम पड़े तो शायद बीजेपी और आरजेडी एक हो जाए। तो ये भी लोग बता रहे थे। ये बिल्कुल वैसा ही है कि अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ज्योति बसु समर्थन दे दें। मतलब दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, दो नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हमने उनसे ये कहा, हम बात कर रहे थे तो कह रहे थे आप महाराज कहाँ खड़े हैं, आप बिहार में खड़े हैं, यहाँ पे कौन किसके साथ लड़ रहा है, मतलब कोई डिसाइड नहीं कर सकता कौन किसकी टीम में है। तो ये बात सही है। अगर कोई 2010 में ये कहता, 2010 के मैंडेट के बाद कि 2015 में लालू और नीतीश एक साथ चुनाव लड़ेंगे, तो इसको प्योर गप कहा जाता। सिद्धांत, आप इस पर क्या कहेंगे? हाँ, मैं यहीं से बात शुरू करना चाहता। मैंने 2015 का जो बिहार चुनाव था, मैंने उसमें बिहार में था, कई हिस्सों में घूमा था, तो उसमें लोग ये कहते थे कि नीतीश कुमार जी बहुत बढ़िया कैंडिडेट हैं, लेकिन ये जो लालू के साथ चले गए ना, ये गलत कर दिए। और अभी आप बीजेपी के संदर्भ में जब ये पूछते हैं कि बीजेपी के साथ गए ना, जो जदयू का जो समर्थक है वो बोलता है कि बीजेपी के साथ गए ना, ये गलत कर दिए। उनको लगता है नीतीश खत्म जो बीजेपी के साथ जाने के बाद। अब बीजेपी पर आइए तो बीजेपी का क्या यहाँ पे मूड पानी दिख रहा है, तो उनको सबसे पहले दिख रहा है लॉकडाउन। बहुत सारे बिहारी केंद्र सरकार के लॉकडाउन के बाद छोड़कर आए अपने काम धंधे, उसको लेकर उनके मन में एक थोड़ा सा डिसेंट है, उनको नाराजगी दिखती है कि हमारी नौकरियां गई, हम अनप्लान तरीके से हैं, हमारा और अब वापस जाने का आसार नहीं है, और यहाँ पर नौकरी नहीं है। और यहाँ पर नौकरी नहीं है किसकी वजह से नहीं है? क्योंकि स्टेट में जदयू और बीजेपी की सरकार है। तो उनके लिए ये सीधे सीधे ब्लेम करने का एक मोटिव मिल जा रहा है कि यार बीजेपी यहाँ पर है, बीजेपी केंद्र में है और नीतीश कुमार वहां चले गए। उनको अब पुराना वाला नीतीश कुमार अच्छा लग रहा है जो जदयू बीजेपी के साथ नहीं था, भले ही आरजेडी के साथ था। ओके, राजदीप जी।
देखिए सौरभ, जब आप बीजेपी की बात करते हैं बिहार में, देखिए तस्वीर कैसे बदल गई है। यूपी में राम मंदिर के आंदोलन के बाद, बाबरी मस्जिद के बाद, 92 के बाद या 90 के बाद आप देख लीजिए बीजेपी लगातार ग्रो कर रही थी। और ग्रो क्या, नंबर 1 पार्टी बन गई थी जब कल्याण सिंह को मेजॉरिटी मिली थी 90 में। तो बीजेपी यूपी में जहां नंबर 1 पार्टी 90 से शुरू हुई, वहां बीजेपी का ग्रोथ बिहार में 2005 के बाद होता है। उसके पहले बीजेपी 10% की पार्टी, 11% की पार्टी समता पार्टी के साथ जब भी जुड़ जाती है, बीजेपी डोमिनेंट पार्टी कभी नहीं रहती बिहार में। मुझे लगता है पहली बार, और इस चुनाव का सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज वो यही है कि बीजेपी पहली बार महसूस कर रही है कि हम अब तैयार है बिहार की नंबर 1 पार्टी बनने के लिए। यह बहुत बड़ी चीज है। हमने इसको महाराष्ट्र में देखा कुछ सालों पहले, जब बीजेपी ने एक तरह से शिवसेना को ओवरटेक करके महाराष्ट्र में 2015 के बाद बीजेपी वहां की नंबर 1 पार्टी, 14 में नंबर 1 पार्टी बन गई। अब बिहार में होने जा रहा है और इसका बहुत बड़ा राजनीतिक महत्व है, क्योंकि जहां बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन जाती है इस तरह से, वहां जो रीजनल पार्टीज है, और जेडीयू एक तरह से रीजनल पार्टी है बिहार की, वो कमजोर हो जाती है। तो ये मुझे लगता है एक तरह से अगला चुनाव जो होगा, इट विल बी बीजेपी वर्सेस रेस्ट, बीजेपी वर्सेस कोई एक नई ताकत जो भी होगी बिहार की। बट इस बार ये चुनाव की सबसे बड़ी अहमियत मुझे लगता है कि बीजेपी नंबर 1 पार्टी होने जा रही है, एंड दैट इज अ वेरी बिग चेंज इन बिहार। बहुत ही बड़ा चेंज हो रहा है, क्योंकि 90 के दशक में लालू ने बीजेपी को नंबर 1 पार्टी बनने के लिए एक तरह कभी बनने ही नहीं दिया। वो एक तरह से नंबर 1 नेता बनकर रहे। अब इस बार स्थिति बदल गई है, एंड दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। और यही वजह है कि नीतीश इतने कमजोर हो गए हैं। 2-3 चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि बहुत सारी जो ये थ्योरीज प्रोपगेट की जा रही हैं कि बीजेपी ये चाहती है कि एलजेपी अच्छा करे, जेडीयू खराब करे। बीजेपी के संगठन के कई लोगों से मेरी ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड बात हुई, और सिर्फ बात नहीं कि सिर्फ बाइट देने के क्रम में वो गंभीरता दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देर रात तक जिला मुख्यालयों में मीटिंग कर रहे हैं, जहां पर अगर जिले में 7 कैंडिडेट हैं बीजेपी जेडीयू के, और हम का भी कोई कैंडिडेट है, सबको बिठाया जा रहा है, पूछा जा रहा है बताइए दूसरी पार्टी का कौन दिक्कत कर रहा है। जिला अध्यक्षों को फौरन एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। और आपको बता दूं, ये तक कह दिया गया कि अगर आपको लग रहा है कि पूरी कमेटी गड़बड़ कर रही है तो हम पूरी कमेटी बदल देंगे। तो जो दिल्ली के नेता है या जो पटना के नेता है, जिनको दिख रहा है कि क्या स्टेक पे लगा है, जिनको दिख रहा है कि इस जेडीयू और एलजेपी के कंफ्यूजन में ऐसा ना हो कि आरजेडी को लीड मिल जाए, क्योंकि आधी सीटें तो है ना, और बीजेपी का 100% तो स्ट्राइक रेट नहीं हो सकता। तो ये अभी बीजेपी आलाकमान की चिंता है, इसीलिए धड़ाधड़ एक्सपल्शन हो रहा है सारे बीजेपी का क्या अनुमान है, कितने सीटें? मैं आ रहा हूँ राजदीप, उस पर धड़ाधड़ एक्सपल्शन हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो 12 रैली कर रहे हैं, 12 की 12 रैली नीतीश कुमार के साथ कर रहे हैं। सब में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी मंच पर नजर आएंगे, और सब में ये मैसेज दिया जाएगा कि हमारे सीएम कैंडिडेट यही है। तो बीजेपी लगातार अपने बयानों के जरिए कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर हमेशा ऊपर की रिट ही लागू हो जाती तो रघुवर दास कभी चुनाव ना हारते सरयू राय के खिलाफ। सरयू राय ने रघुवर दास सिटिंग सीएम को झारखंड में फटका, क्योंकि लोकल बीजेपी कार्यकर्ता और आरएसएस का लड़का उनके साथ लगा था। हमने कई सीटें घूमी और जहां पर यह दिखा कि जो बीजेपी का वोटर है वो तो अभी इधर उधर है कि हाँ ठीक है, देखते हैं, कर लेंगे, मोदी जी को देख लेंगे, नीतीश जी को भी देख लेंगे। लेकिन जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो बहुत खुश नजर नहीं आ रहा है उन सीटों पर जहां पे 5 साल पहले वो कार्यकर्ता आरजेडी से या जेडीयू से लड़ा था। जैसे आपको सासाराम शहर की सीट का उदाहरण देते हैं। 2015 में सासाराम शहर की सीट पर डॉक्टर अशोक कुमार आरजेडी से चुनाव जीतते हैं और 5 बार के विधायक बीजेपी के जवाहर प्रसाद चुनाव हारते हैं। अशोक कुमार चुनाव से अभी 3 महीने पहले जेडीयू ज्वाइन कर लेते हैं। अब वो जेडीयू के कैंडिडेट हैं, तो जेडीयू का पुराना कार्यकर्ता कह रहा है कि हम तो 5 साल लड़े इनसे। आरजेडी का कार्यकर्ता कह रहा है ये तो चले गए, दूसरा कैंडिडेट आ गया। और बीजेपी का कार्यकर्ता घर बैठा है, थोड़ा बहुत लड़ गया रामेश्वर चौरसिया के साथ, जो नोखा की जगह सासाराम से लड़ रहे हैं। तो जहां जहां
बीजेपी का एक तगड़ा बागी मौजूद है, वहां अगर 8 से 10,000 वोट का डेंट हो रहा है तो या तो उनको ये है कि जेडीयू हार रही है और या ये है कि एलजेपी जीत रही है। तो सारी कश्मकश उनकी इसके बीच है। और इन दोनों को मिला के अगर 60 से 70 सीटें भी होती हैं तो वो नुकसान किसका होगा? बहुत सीधी गणित है। 40 सीटें भी, अगर 40 का सीधे कट लगता है, 80-82 पे थे, 85 पे थे, तो सीधे 50 के नीचे जेडीयू आ जाती है। राजदीप का ये कहना बिल्कुल ठीक है कि मतलब वन शुड अवॉइड एनी काइंड ऑफ फोरकास्टिंग, पर आज की तारीख में जो नंबर 1 पार्टी बिहार में नजर आ रही है, अगर इंडिविजुअल टैली की बात करें तो वो बीजेपी नजर आ रही है। सबसे स्मूथ मशीनरी है, चुनावी प्रबंधन है, कैंडिडेट सिलेक्शन है, और जो वो बिल्कुल हर बूथ पे लड़ते हैं। बूथ की उन्होंने कैटेगरी बनाई है राजदीप इस बार, जो उनका डी कैटेगरी का बूथ है, जहां उनको ना के बराबर वोट मिलता था, उस पर बहुत स्पेशल फोकस दिया जा रहा है कि चाहे हर बूथ पे ऐसे 20 वोट 50 वोट बढ़े, पर अगर 400 बूथ है, 600 बूथ है, तो वो जो बढ़ोतरी है वो 3,000-4,000 वोट की होगी। तो वो तो एक एक बूथ और एक एक वोट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन जहां पर बीजेपी नहीं है, जहां पे ईवीएम में बीजेपी का सिंबल नहीं है, वहां पे बीजेपी को दिक्कत आ रही है। लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा, ये कई नेताओं से बात हुई, कई पार्टी मीटिंग में जो लोग मौजूद थे उनसे बात हुई। बड़े नेता इस चीज को लेकर बहुत कंसर्न हैं और बहुत सीरियस हैं कि ये ऐसी कोई मैसेजिंग, कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं होनी चाहिए कि चूंकि चुनाव के बाद तो एलजेपी हमारे साथ आई जाएगी। इसमें एक बिहार बीजेपी के बड़े नेता ने एक बात कही, उन्होंने कहा भाई आप अरिथमेटिक देखिए, हम लड़ रहे हैं, हम बहुत जीतेंगे, 80-85 जीतेंगे, ठीक, एलजेपी बहुत अच्छा करेगी, 20-25 करेगी, तब भी तो 110 ही हो रहे हैं। तो 110 से और जो हमें 13-14 एक्स्ट्रा सीट चाहिए वो कहां से लेकर आएंगे हम? वो हमें कौन समर्थन देगा? हमने जोड़ भी लिया तो वो कितनी मजबूत सरकार होगी? तो इस तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। एक आखिरी चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, राजदीप जी, आपने चिराग का जिक्र किया। चिराग को अब बीजेपी पूरी तरह बाकायदा बयान देके डिसोन कर रही है। उन्होंने कहा केंद्र में रामविलास जी थे, रामविलास जी होते तो ये नहीं होता, रामविलास जी कैबिनेट मंत्री थे, अब नहीं है। वो तो ये भी नहीं कह रहे कि अब वो हमारे साथ एनडीए में दिल्ली में है या नहीं, लेकिन ऊपर की मैसेजिंग क्या ग्राउंड पे जाती है, नहीं जाती है? राजेंद्र सिंह दिनारस चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी का पटका पहन के लोग उनके साथ कार्यकर्ता घूम रहा था, यही चीज दूसरी जगहों पे देखी जा रही थी। जी राजदीप। सर, मैंने 4 बार चिराग पासवान को पूछा कि क्या ये सही है कि बीजेपी आपको फाइनेंशियली बैक कर रही है, आर्थिक जो सपोर्ट है क्या भाजपा आपको दे रही है? उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी भी हालत में नहीं, हर मेरा जो कैंडिडेट है वो अपने बल पर लड़ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने माना कि भाजपा के कई कैंडिडेट्स थे जिनको या तो टिकट नहीं मिली या किनारे किए गए, उनको आपने टिकट दी है। ये बात भी साफ है कि आप केवल जेडीयू के कैंडिडेट्स, कुछ 4-5 सीटों में शायद भाजपा के कैंडिडेट के खिलाफ भी लड़ ले, लेकिन ज्यादातर सभी सीटों पर अब जेडीयू के कैंडिडेट्स के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो जो माहौल बना है उसमें ये कंस्पिरेसी थियरीज तो आएंगे ही कि चिराग पासवान एक तरह से भाजपा की बी टीम है। और चिराग कह भी रहे हैं लगातार कि हम बीजेपी की सरकार बनवाएंगे, एनडीए की सरकार बनवाएंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे। हाँ, लेकिन इसमें एक ही बात है कि बीजेपी को यह भी जानकारी है कि हम वो गलती नहीं करना चाहते जो हमने महाराष्ट्र में की। कि महाराष्ट्र में हमको लगा कि पूरी स्थिति हमारे कंट्रोल में है, हम शिवसेना को कंट्रोल कर सकते हैं, पवार को कंट्रोल कर सकते हैं और सरकार हमारी बनेगी। आखिर में नहीं बनी। अब बिहार में कोई शरद पवार जैसा व्यक्ति भी नहीं है जो पोस्ट पोल अलायंसेस कर पाए, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है बीजेपी बड़े सावधानी से बरत रही है। और आपने बड़ी बात कही कि नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार जी के साथ प्रचार में जाएंगे, यानी एक मैसेज तो देना चाहते हैं कि कम से कम इस चुनाव में अभी भी नीतीश जी हमारे चेहरे हैं। हालांकि ये जो अटकलें लगाई जा रही है इसके बावजूद, तो ये बड़ी सिग्निफिकेंट है। इसलिए मैं कह रहा हूं चुनाव के बाद मुझे अभी भी लगता है कि नीतीश जी ही बनेंगे। मुझे नहीं लगता कि तुरंत कोई बदलाव आ सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी की एक ही चिंता है कि ये जो जिस तरह से थियरीज बनाए जा रहे हैं, अगर वो जनता तक पहुंच जाए और बीजेपी को उतनी सीटें नहीं आए जितनी उनकी उम्मीदें हैं और जेडीयू के सीटें और भी कम हो जाए, उस एक ऐसी स्थिति ना बने जो महाराष्ट्र जैसी हो, जहां बीजेपी को पोस्ट पोल अरिथमेटिक में जो है पीछे कोई रख ले।
मुझे लगता है वो मुश्किल है, क्योंकि बिहार में कोई शरद पवार टाइप फिगर मुझे तो नजर नहीं आता। तो जहां तक मेरा ख्याल है, बीजेपी के सामने एक ही चुनौती है कि कम से कम इस चुनाव में इतना एक ऐसा परफॉर्मेंस हो कि जनता तक मैसेज जाए कि अब बीजेपी का राज आने वाला है। भले ही नीतीश कुमार चेहरा हो इस बार, लेकिन मुझे लगता है बीजेपी अगले 5 साल में पूरी तरह से बिहार में अपनी पकड़ बनाना चाहती है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, सीएसडीएस का जब पोस्ट पोल सर्वे हुआ था 2019 में, वहां नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता उत्तर भारतीय राज्यों में सबसे ज्यादा बिहार में थी। तो बिहार में जो मोदी फैक्टर है वो इतना हावी धीरे धीरे हो रहा है कि बीजेपी को लगता है उसको आगे लेकर पूरी तरह से इस चुनाव के बाद अपनी पकड़ बना ले बिहार में। और उसी वजह से मुझे लगता है नीतीश कुमार को आप अगर कमजोर हो जाए, लेकिन इतना कमजोर नहीं कि सरकार ना बना पाए। तो सरकार तो बनानी है उनके साथ, लेकिन पार्टी नंबर 1 बीजेपी, ये बीजेपी की अरिथमेटिक है। पटना के एक चुनावी चाणक्य ने यही बात कही कि जेडीयू की सीटें कम भी होंगी, बीजेपी की खूब ज्यादा भी होंगी, तब भी वो नीतीश कुमार को बनाएंगे और चलाएंगे खुद। मंत्री विधायक के फॉर्मूले से होगा, ज्यादा मंत्री भाजपा के होंगे और रेट भाजपा की चलेगी, ये एक बात है। एक चीज राजदीप जी और है, कई लोगों ने कहा कि अगर बीजेपी के वोटर को कंफ्यूजन हो रहा है तो जेडीयू का भी तो कुछ वोटर होगा, काडर होगा, वो भी तो मन बना सकता है कुछ, जहां पे बीजेपी लड़ रही है। एक बात ये कही गई। दूसरी बात, ये खासतौर पे नीतीश कुमार के जाति समूह के संदर्भ में कही गई थी बात। दूसरी चीज इस बार ये दिख रही है कि हम हमेशा सुनते थे कि नीतीश कुमार को अपने काम में जो भी कह लीजिए, उसके चलते मुस्लिम तबके का भी एक साइजेबल अमाउंट मिलता था। इस बार वैसा नहीं दिख रहा है, बहुत कम पोर्शन है। सीए एनआरसी को लेके जो मुस्लिमों में नाराजगी है वो जेडीयू के प्रति भी व्यक्त होगी, ये एक फैक्टर नजर आ रहा है। देखिए, अगर आप गणित की तरफ देखिए, कौन सा वो चुनाव है जहां नीतीश कुमार आप कह सकते हैं अपने दम पर, एक 2010 को अगर आप छोड़े कि अपने दम पर, और 2010 में भी वो बीजेपी के साथ ही, लेकिन उनका वोट परसेंटेज बड़ा था। ज्यादातर जब भी नीतीश कुमार लड़े, उनका एक फिक्स्ड वोट परसेंटेज है जो एक ऐसे लेवल पर नहीं आ सकता है जहां आप कह सकते हैं कि जेडीयू का वोटर जो है वो चुनाव में कोई इतना बड़ा बदलाव ला सकता। वो वैसी स्थिति नहीं है। कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में हो सकता है किसी एक इंडिविजुअल कैंडिडेट की पकड़ है, लेकिन राज्य भर में मैं नहीं मानता कि नीतीश कुमार या जेडीयू के साथ उतने वोटर है कि वो फर्क बना। जैसे लालू के पास है, देखिए लालू जी के पास आरजेडी का जो वोटर था, उसी के दम पर तो नीतीश और लालू के का जो कंबाइन था वो इतने आगे बढ़ सका 2015 में। नहीं देखिए राजेश जी, ये बात आपने नेता नगरी में पहले भी कही है, मैं इससे थोड़ा सा सहमत हूँ। नीतीश का भी अपना एक सपोर्ट बेस है, अक्रॉस द स्टेट है, वो कम है नंबर में, नहीं महिलाओं में है, जैसे महिलाओं में है। हाँ, तो वो है एक सपोर्ट बेस। चलिए, मैं एक आखिरी सवाल, विपक्ष, हमने बात की एंटी इनकम्बेंसी मुख्यमंत्री को लेके ज्यादा है कम है बाकी चीजें, जो विपक्ष हैं, जो दूसरे पद के दावेदार हैं, उनकी क्या संभावनाएं दिख रही हैं? स्वाति, ये भागलपुर की सीट है, यहाँ पे कांग्रेस के विधायक हैं अजीत शर्मा, नेहा शर्मा के पिता, ठीक है, और उनके खिलाफ अब बीजेपी में, अब ये सीट कांग्रेस में वो है, अब यहाँ पे लोजपा ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया, बीजेपी की तरफ से रोहित पांडे हैं, जिलाध्यक्ष हैं बीजेपी के रोहित पांडे। अजित शाश्वत का टिकट कटा है, बीजेपी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी भी जो नेता, अगर कोई सांसद है, विधायक है, मंत्री है, ऑलरेडी सिटिंग है, हम ऐसे किसी के भी बेटे को बेटी को टिकट नहीं देंगे। तो ना रमा देवी के बेटे को मिला, कई दावेदार थे ऐसे, अश्विनी चौबे के बेटे का टिकट भी इसी में कटा है, बाकी दावेदारों को भी कह दिया गया एक चुन लीजिए। सबको उदाहरण दिया गया हरियाणा का कि उनको ब्रजेंद्र को चुनाव लड़वाना था तो चौधरी वीरेंद्र सिंह को न सिर्फ मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, राज्यसभा भी छोड़नी पड़ी। तो अभी सबको क्लियर कर दिया गया कि चुन लीजिए फैमिली में कौन एक व्यक्ति राजनीति करेगा।
और तो लेकिन वहां पर जब आप इलाके में निकलकर देखेंगे तो बीजेपी का जो कोर सपोर्ट बेस है वो भी अब उनके खिलाफ रोहित वो मान रहा है कि नहीं, इनको टिकट नहीं दिया जाना चाहिए था। अब यहाँ लोजपा भी खड़ी है। ये वो उन चुनिंदा सीटों में से है जिसमें जहां लोजपा ने बीजेपी के उम्मीदवार के अगेंस्ट अपना उम्मीदवार उतारा है। तो अब आप लोगों से बात करिए और लोग यही बताएंगे कि होना क्या है कि अजीत शर्मा के काम से लोग नाखुश हैं, कह रहे हैं कि नहीं, हमको नहीं दिखे, काम करवाते हुए भी नहीं दिखे, लेकिन हमको पता है कि कांग्रेस जीतेगी। क्यों जीतेगी? क्योंकि बीजेपी और उधर लोजपा में वो कट जाएगा और इसका फायदा विपक्ष को होगा। और स्वाति, ये तो यानी बहुत कम सीटों, ये जो आप जिस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ये बहुत कम सीटों में है जहां बीजेपी वर्सेस लोजपा है। मतलब ये सीटें दहाई में भी नहीं है, तो इसको अक्रॉस द बिहार फैक्टर नहीं कहा जा सकता। सौरभ, आपका क्या कहना है विपक्षी नेताओं की तैयारी पे? सर, मैं गया के गांधी मैदान में था, वहां एक लड़का मिला, मतलब उसको आप लोकल कन्हैया कुमार कह सकते हैं, बड़ा जोरदार बोल रहा था। तो उससे जब मैंने बात की, तेजस्वी यादव पे कमेंट जानना चाहा, तो उसने साफ कहा कि ठीक है, युवा हैं, और उसने ये भी बोला कि ठीक है भाई, उनकी डिग्री की बड़ी बात हो रही है कि भाई आठवीं पास हैं, जो भी है, कह रहा उस पर चर्चा नहीं करेंगे, मगर वो आकलन कर रहे थे कि पिछले 5 साल इतने मुद्दे हैं, यूथ के हों चाहे बुजुर्गों के हों, स्वास्थ्य को लेकर, जो भी बेसिक मुद्दे उन पे किया गया। उसने कहा कि कोरोना में 5 महीने सिर्फ पूरी बांटने से अगर आप सोचिएगा कि आपको वोट मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। और दूसरा फैक्टर जो मुझे समझ में आ रहा है कि जैसे कि जो बीजेपी में दिल्ली बैठे नेता जो यहाँ पर आके पॉलिसी बना रहे हैं भाई, मगर वो जो नीचे बात फैली हुई है कि एलजेपी हो, ये बाद में बना सकते हैं गठबंधन, तो उसका आरजेडी को फायदा होगा तो नुकसान भी होगा। मेरे हिसाब से नुकसान इस तरीके से होगा कि भाई जो वोटर है, जो नाराज नीतीश कुमार से, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी है कि क्या हम, मतलब अगर बीजेपी बड़ी पार्टी बन के आती है तो हो सकता है सरकार वो बनाए, तो इस चीज को लेकर बड़ा कंफ्यूज भी मतलब है कि आप कह रहे बदलाव हैं अगर हम कि करना भी है तो एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रहा है आरजेडी और एलजेपी के बीच, आप ये कह रहे हैं? जी, बीजेपी में भी बढ़ रहा है, मतलब बीजेपी में भी जा सकता है। जो आदमी जेडीयू से नाराज है और उसको ये लग रहा है कि आगे जो 10 तारीख को रिजल्ट आएगा वहां सरकार बीजेपी बना सकती है, तो वो इसको लेकर कंफ्यूज है कि अगर हम बदलाव चाह रहे हैं तो आरजेडी को दें या बीजेपी को ही दे दें, क्योंकि अंततः शायद सरकार यही बनाएंगे। तो एक सिद्धांत नुकसान भी होता दिख रहा है विपक्ष को। जी, हाँ, तेजस्वी यादव, पप्पू लड़क- यादव और बाकी सब नेता, उपेंद्र कुशवाहा, इन सब का लोग क्या? पप्पू यादव का चिराग काफी नाम पासवान, लेते हैं। लोग पप्पू यादव का काफी नाम लेते हैं, कहते हैं अब समर्थक हो ना हो, वोट दें या ना दें, लेकिन जब आप विपक्ष के बारे में बात करेंगे तो लोग कहते हैं कि अगर पूरे टाइम पिछले चुनाव से इस चुनाव में मौके बेमौके कोई विपक्षी नेता अगर किसी इलाके में निकला, उसने लोगों से हालचाल पूछा, तो वो पप्पू यादव थे, ऐसा कहते हैं। बाकी चिराग पासवान के भाषण कला की लोग बड़ी दाद देते हैं, कहते हैं जी उनकी भाषा बड़ी अच्छा बोलते हैं और हो सकता है कि वो भी आगे चल के वो चिराग पासवान को लेकर वो है, बाकी तेजस्वी को लेकर तो नहीं, पर यहाँ लोग तारीफ बहुत पहली करते हैं। बैठक, तेजस्वी का एक बयान है कि पहली बैठक और पहला दस्तखत और 10 लाख नौकरी। तो मुझसे 4-5 लोगों ने कहा कि तेजस्वी तो कहते हैं कि पहली बैठक, पहला दस्तखत और 10 लाख नौकरी, और यहाँ पे नीतीश तो नौकरी छीन रहे हैं। कल औरंगाबाद में कुछ लोग हमसे बोल रहे थे, तो बोले ये बताइए, आप लोग तो बहुत बता रहे हैं, लेकिन वोट देंगे, ऐसा समय आएगा जब वोटिंग का, जब पोलिंग बूथ पे जाना होगा तो वोट देंगे कि नहीं? बोला तब का तब देखेंगे। हमने ये क्या बात हुई? अभी आप बता रहे हैं कि तेजस्वी हमारा नेता है, तेजस्वी तो मुख्यमंत्री हो सकता है, उस समय वो बोल रहे हैं देखेंगे तब का तब देखेंगे। बोले अरे सर, अभी तो समय है ना, अभी तो हम लोग भी देख रहे हैं कि किधर जाता है मामला। मतलब अभी का गुस्सा मतलब हमको दिखाने के लिए है, और उधर तो हम जाके देख लेंगे क्या होता है। मतलब ये तेजस्वी विचारधारा बात है कि एक विचारधारा है और मन में लग रहा है कि तेजस्वी है, लेकिन मुझे बहुत एक पर्सनली कई जगह से लग रहा है कि वो वोट में कितना रिफ्लेक्ट होता है वो तेजस्वी को लेके, ये थोड़ी दूर की कौड़ी हो सकती है इस समय के लिए। एक्चुअली बात ये है कि जो एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट को एक नेता एक नारे के साथ आकर भुनाता है, तेजस्वी यादव वो नहीं कर पाए। पप्पू यादव के लिए एक सीमांचल और पटना, कोसी का इलाका और पटना में ये बात खूब सुनने में आ रही है कि जी जीते हारे वोट देंगे नहीं देंगे वो सब नहीं है, लेकिन दिखता है नेता। स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हो तो पप्पू यादव, बाढ़ हो तो पप्पू यादव, कोरोना हो तो पप्पू यादव, तो वो एक विपक्ष का शाश्वत ब्रांड बन रहा है। तेजस्वी 5 साल उतना कैश नहीं करा पाए, मतलब। और टिकट वितरण को लेकर भी एक ये बात कई लोगों ने इल्जाम लगाया कि धनबल से मजबूत कैंडिडेट्स को टिकट दिया गया है। बाकी आप समझ लीजिए इस तरह के इल्जाम आ रहे हैं। जी राजदीप। 2 चीजें, एक तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव ने कहीं अपनी एक संधि खोई है।
पिछले 5 साल में उन्होंने अगर जनता के बीच अगर वो जाते, मुद्दे उठाते, तो मुझे लगता है आज वो कैश कर पाते। क्योंकि ये जो नाराजगी है, जो एंटी इनकम्बेंसी आप बार बार कहते हैं, वो वर्क फ्रॉम होम से नहीं हो सकता। हमने राहुल गांधी में भी ये देखा, आपको जनता के बीच लगातार, केवल 6 महीने के लिए नहीं, केवल 1 महीने के लिए लगातार 24 घंटे जाना पड़ता है, तब आप वाकई नेता बनते हैं, एक विकल्प की तरह से आते हैं। तो एक मौका था, खास करके मुझे लगता है पिछले 1 साल में जब बिहार के सामने कई चुनौतियां आई है, उन चुनौतियों को लेकर अगर तेजस्वी आगे बढ़ते तो शायद उनको ज्यादा इसका फायदा होता। नंबर 2, आपने टिकटों की वितरण की बात की। मैं कुछ कांग्रेस की नेताओं से बात कर रहा था, वो मुझे कह रहे हैं कि हमें आखिरी समय तक ये नहीं पता था कि कौन सी सीटें हमें मिलेगी। ये बड़ी उनके सामने दुविधा है कि ये जो सेकंड लिस्ट आ रही थी और फर्स्ट लिस्ट में भी उन्होंने कहा 3-4 सीटों में, आखिरी समय तक हमें ये नहीं बताया गया कि आपको कौन सी सीटें आएगी। और कांग्रेस के कई नेताओं में एक नाराजगी है कि उनको लगता है कि कांग्रेस को लूजिंग सीटें दी गई है, यानी जो जीतने वाली सीटें जो है वो आरजेडी चाहती है अपने आप के लिए, और कांग्रेस को ऐसी सीटें दे रही है, ये उनका कहना है, जहां उनको जीतने की उम्मीदें कम है। तो एक तरह से कांग्रेस में भी नाराजगी है। और आपको अगर गठबंधन का नेता बनना है तो आपको सबको साथ लेकर काम करना पड़ेगा। वो मुझे नहीं लगता इस समय तेजस्वी पूरी तरह से कर पाए। यहाँ लालू इज मिसिंग। जैसे शरद पवार, मैंने पहले भी उदाहरण दिया, जिस तरह से महाराष्ट्र में वो एक सीमेंटिंग फैक्टर थे, यानी एक तरह से विपक्ष को वो एक साथ ला पाए एक तरह, वहां बिहार में इसकी बहुत बड़ी कमजोरी है, एक बहुत बड़ा गैप है ऑपोजिशन लीडर का, और इसका फायदा एक तरह से भाजपा और जेडीयू को जरूर होगा। अब चिराग पासवान इज बिकम, देखिए चिराग पासवान ने कम से कम उन्होंने कल मुझे कहा मैं संघर्ष कर रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं कि मैं संघर्ष। अब उस संघर्ष किस हद तक वो कर पाते वो बात अलग है, लेकिन चेहरा तो बन गया एक कि मैंने एंटी नीति स्टैंड क्लियरली ली है। इसका उनको शायद फ्यूचर में, भविष्य में फायदा हो सकता है। एंटी नीतीश और प्रो बीजेपी स्टैंड के चक्कर में उनका पप्पू यादव से गठजोड़ भी नहीं हो पाया। लेकिन एक हमसे दियारा के आदमी ने बड़ी दिलचस्प टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि चिराग दिल्ली के नेता हैं, इसलिए दिल्ली में बैठी मीडिया को ज्यादा नजर आते हैं। हाँ, दैट इज ट्रू। उन्होंने कहा कि बूथ के लेवल पे अभी चिराग से आप पूछिएगा ना तो बता नहीं पाएंगे कि कौन कौन से विभाग का कितना स्कीम चल रहा है, ऐसे कह के उन्होंने बताया हमको। तो ये भी एक टेस्टिंग है कि ये जो दिल्ली छाप नेता है, ये नीचे तक ट्रांसलेट हो पाती है उनकी अपील, उनके मुद्दे या नहीं। नहीं, मुझे लगता है अगर पप्पू यादव के पास वाकई संगठन होता, देखिए पप्पू यादव एक इमेज ट्रैप में भी फंस गए एक तरह से, उनकी कई सालों पास्ट, हाँ, एक उनकी एक छवि बन गई। लेकिन पप्पू यादव, मैंने पिछले कुछ हफ्तों पहले कहा था, आपको वो शब्द अच्छा नहीं लगा कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए वो एक रॉबिन हुड जैसे है, कि वो नहीं, आपको नहीं अच्छा नहीं लगा, मुझे मालूम है कि पप्पू यादव की एक छवि बनी है कि वो कुछ लोगों ने कहा बाहुबली है, कि वो क्राइम से जुड़े हुए। लेकिन अपराधी छवि के बावजूद मुझे लगता है बिहार, ये दिल्ली में उनकी छवि है अपराधी करण की बात, जैसे आपने कहा चिराग की एक दिल्ली की तस्वीर है, लेकिन बिहार की जनता में एक रॉबिन हुड की तस्वीर है। पिछले बार जब मैं सीमांचल में था, हर इलाके में आप जाओ सीमांचल में, पप्पू यादव की बात करते हैं लोग। देखिए एक चीज राजदीप जी और जमीनी नेता है कि नहीं, कि जो एक नारा लगता था 90 के दशक से कि रोम पोप का मधेपुरा गोप का, मधेपुरा की विधानसभा में इस बार बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। आरजेडी के सिटिंग विधायक हैं, शायद डॉक्टर रवि उनका नाम है, बीपी मंडल कमीशन वाले बीपी मंडल, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल, उनके ग्रैंडसन निखिल मंडल चुनाव लड़ रहे हैं, और पप्पू यादव भी मधेपुरा से। तो 3 गोप की दावेदारी है, ये एक दिलचस्प मुकाबला होगा। तो ऐसी कई दिलचस्प सीटें हैं। नहीं, वो किस पार्टी से लड़ रहे हैं? मंडल के जो पोते हैं वो जेडीयू से लड़ रहे हैं। अच्छा, वो जेडीयू से, आरजेडी से डॉक्टर रवि जो सिटिंग विधायक हैं, और पप्पू यादव अपनी पार्टी से। इस तरह की बात सामने आ रही है। तो कई ऐसे मजेदार मुकाबले हैं। आप लोगों ने, हमारे सब रिपोर्टर साहिबान ने इतना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें, और लगातार आप लोग दर्शक लोग भी लल्लन टॉप की चुनावी कवरेज देखते रहें, ताकि आपको रॉ, रियल और रिलेटेबल कवरेज मिलती रहे। शुक्रिया आप तीनों का, थैंक यू सो मच।
नेता नगरी में आज का दूसरा विषय है असम मदरसा विवाद, सरकार का फैसला, और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं इंडिया टुडे के डिप्टी एडिटर कौशिक डेका। कौशिक ने बाबा रामदेव पर एक किताब भी लिखी है और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं एक रीडर के तौर पर कि कौशिक नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स पर भी एक मुकम्मल किताब लिखें। हिंदी भाषी राज्यों में, दक्षिण भारतीय राज्यों में अब नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स को लेकर उत्सुकता है, लेकिन ऐसा मटेरियल नहीं मिल पाता जो उनकी समझ को विकसित करे। एक रजत सेठी और शुभ्रास्ता की किताब है लास्ट बैटल ऑफ सरायघाट, उससे थोड़ी सी समझ बनती है। कभी स्निग्धेंदु की किताब आई है वेस्ट बंगाल की बीजेपी पॉलिटिक्स पर, या उसके पहले डोला बनर्जी की, मेरे ख्याल से एक ममता बनर्जी की बायोग्राफी वो आई है। सो कौशिक, व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट बुक ऑन नॉर्थ ईस्ट पॉलिटिक्स? देखिए, क्योंकि मैं वहां से आता हूँ, मैं उस जगह को जानता हूँ, इसलिए मुझे बहुत डर लगता है ऐसे बात सोचने को पर भी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के पॉलिटिक्स, जब हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं ना, 7 स्टेट्स को हम इकट्ठे कहते हैं, तो हर स्टेट का पॉलिटिक्स अलग अलग है। 7 किताबों की एक सीरीज आ सकती है। हाँ, और 7 किताब लिखने के लिए जितना समय और एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस से भी ज्यादा समय चाहिए, वो अभी मेरे पास है नहीं। आप भी इंडिया टुडे ग्रुप में काम करते हैं, मैं भी करता हूँ, और हमारे समय कैसे जाते हैं आपको पता है। 24 घंटा भी हमारे लिए कम पड़ते हैं काम के लिए, तो किताब अभी सोच भी नहीं सकता हूँ मैं ऐसे। बट हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो हो सकता है कभी लिख लूं। विषय पर आते हैं। असम में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने और उनके मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके हवाले से ये फैसला आता है कि सरकारी खर्च पर चलने वाले मदरसे या तो रेगुलर कर दिए जाएंगे, स्कूल में बदले जाएंगे, या फिर उन्हें बंद कर दिया जाएगा। संस्कृत स्कूलों के साथ भी ये होगा। उनका स्पष्ट कहना है कि, मैं उनको वर्बेटम कोट करता हूं, किसी भी धार्मिक शिक्षा वाले संस्थान को सरकारी फंड से संचालित नहीं किया जाएगा। हम प्राइवेट मदरसों के संचालन के बारे में कुछ नहीं कह सकते। उनका कहना है कि ये सरकार का काम नहीं है स्कूलों में धार्मिक शिक्षा देना। ये तो राजदीप जी बढ़िया फैसला है, इस पर क्या समस्या होनी चाहिए किसी को? देखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हर चीज में होती है कि आपने ये फैसला जिस तरह से लिया है, उससे लगता है कि चुनाव के 6 महीने रह गए हैं। अब असम में चुनाव है अप्रैल अगले महीने में, तो चुनाव के मद्देनजर आप ये फैसला लें। आपकी सरकार 5 साल से चल रही है। अब चुनाव आते आते जैसे ये खबरें आती है कि AUDF जो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है वो जुड़ रही है कांग्रेस के साथ, एक ग्रैंड अलायंस बन रहा है, तब आप कहते हैं कि हम अब लव जिहाद की बात भी होती है, मदरसा की बात होती है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि आप ये सब कर रहे हैं क्योंकि आप केवल वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। ये प्रॉब्लम है। आपको लगता है डोंट फंड स्टेट फंडेड मदरसा मत करिए, आई एम नो प्रॉब्लम। जैसे हज की बात है, मैंने तो कई सालों से कहा है कि हज का पैसा शुड गो टू पुअर मुस्लिम, जो गरीब मुसलमान है उसके लिए होना चाहिए, लेकिन बेनिफिट्स हैव गॉन टू डिफरेंट पीपल ओवर द इयर्स। वो भी एक तरह से इट बिकेम अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर सम। ये कोई मदरसा एजुकेशन इज नॉट अबाउट अपीजमेंट पॉलिटिक्स, मुस्लिम अपीजमेंट। आप सबको एक सेक्युलर एजुकेशन दीजिए, नो प्रॉब्लम, प्लीज सबको। आप अपने गवर्नमेंट स्कूल्स पे वो वही पैसा डालिए, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स। मेरा कहना है ये चुनाव के पहले आपको ये बात कैसे आ गई? राजदीप जी, अगर कोई फैसला सही है तो वो किसी भी वक्त लिया जा सकता है। चुनाव के पहले, चुनाव, एक बात बताइए, चुनाव के 6 महीने पहले भी तो सरकार चली रही ना, तो 6 महीने पहले फैसले करने बंद कर दें। जी कौशिक जी, कुछ मैं इस पे बताता हूँ। पहले तो ये गलत है कि ये फैसला अभी लिया गया है। ये इस फैसले के एग्जीक्यूशन नवंबर 1 तारीख से होने जा रहा है। ये फैसला बजट में ही लिया गया था। और मैं 2 तरह से बात करूंगा। एक तो इस फैसले को हमें 3 तरह से देखना पड़ेगा। पहला, इसके तात्विक जो थियोरेटिकल बातें हैं, जो आपने भी कहा कि अगर सिर्फ फैसले को फैसले की तरह देखा जाए तो कोई गलत बात नहीं है। हालांकि ऐसे हर स्टेट को करना चाहिए, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान को स्टेट क्यों स्पॉन्सर करे, बिल्कुल, ये थियोरेटिकली बहुत ही करेक्ट है। दूसरी बात आते हैं किसने ये फैसला लिया। असम के CM सर्बानंद सोनोवाल जी के नाम आते हैं, लेकिन इस फैसले के पीछे जो व्यक्ति है, जो इस फैसले
जिसके बारे में काफी दिनों से बोल रहे हैं, वो है हिमंत बिश्व शर्मा। तो दूसरी बात आएंगे किसने ये फैसला लिया, और तीसरी बात जो राजीव जी ने कहा है कि समय, किस समय ये फैसला लिया गया। अब मैं कुछ साल पहले की तरफ ले जाता हूँ, जब ये सरकार आए, सोनोवाल जी की सरकार आए, इसके बाद ही कुछ एक साल के अंदर अंदर ही हिमंत बिश्व शर्मा ने एक और घोषणा किया था कि जितने भी ये मदरसा है वो क्यों फ्राइडे को बंद रहेंगे, जो सरकारी मदरसा है वो फ्राइडे को बंद नहीं रहेंगे, वो सिर्फ संडे को बंद होंगे, जैसे बाकी अनुष्ठान भारत में संडे को बंद होते हैं। ये क्यों हम ये सऊदी अरब को नकल करेंगे। अब टेक्निकली अगेन थ्योरेटिकली ये बात बहुत सही है, क्यों अलग अलग होना चाहिए, लेकिन ये भी एक मैसेज था। ये मैसेज उन लोगों के लिए था क्योंकि शुरू से हिमंत बिश्व शर्मा एक बात कह के आ रहे हैं कि असम का जो प्रधान शत्रु है वो बदरुद्दीन अजमल है, और बदरुद्दीन अजमल किन लोगों को रिप्रेजेंट करता है। मैं अगेन ये परसेप्शन है कि बांग्लादेशी जो अनुप्रवेशकारी है, इमिग्रेंट्स है, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, और बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स कौन है, ज्यादातर मुस्लिम है, ये माना जाता है। हालांकि उनमें से बहुत हिंदू भी है, लेकिन जो असम में एक जनरल परसेप्शन है, बांग्लादेशी मुस्लिम को एक इमिग्रेंट्स की तरह देखा जाता है। अब जब ये कहा जाता है तो लगता है कि बदरुद्दीन को टारगेट किया जा रहा है। अब वो बात विडंबना ये है कि बदरुद्दीन अजमल 3rd जनरेशन असमीज है, वो इंडियन सिटीजन है हर तरीके से, वो 3 जनरेशन से असम में रह रहे हैं, तो उनके अगर वो कल असम के सीएम बन जाए तो कानूनी तौर पे, संवैधानिक तौर पे किसी को भी कोई आपत्ति करने की वजह नहीं होना चाहिए। और ये बात मैंने हिमंत बिश्व शर्मा को कई दफा कहा भी है, पूछा भी है, लेकिन एक परसेप्शन बना हुआ है और असम में ये परसेप्शन रहेगा क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट्स के जो इश्यू है, असमीज लोग इसको हिंदू मुस्लिम की तरह नहीं देखते हैं, वो एक इस तरह से देखते हैं कि बांग्लादेश से लोग आए, वो हिंदू हो मुस्लिम हो, एक बाहर की कंट्री से। ये साथ में मैं बहुत लोगों को ये समझाना चाहता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि एक क्षेत्रवाद है, एक क्षेत्रवाद नहीं है, ये है कि आप विदेशी है, आप किसी दूसरे मुल्क के हैं, आप बिहार से आए हो, आप महाराष्ट्र से आए हो, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, किसी भी धर्म के हो, लेकिन आप हिंदू धर्म के भी हो, आप किसी भी धर्म के हो, बांग्लादेश से बिना अनुमति के आए हो तो गलत है, वो हमारे इसमें वो है। लेकिन क्योंकि ज्यादातर बांग्लादेशी मुस्लिम है तो ये बीजेपी इसको हिंदू मुस्लिम के एक बाइनरी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और अब इसमें हिमंत जी का रोल क्या है। हिमंत बिश्व शर्मा के पॉलिटिकल करियर आप देखेंगे तो एक काम के लिए वो माने जाते हैं, जो कहता है करता है, और इसी बात पे उनके पॉपुलैरिटी है। वो किसी भी पार्टी में जाए, वो अपने आप में एक ब्रांड है, वो अगर कह दिया कि मैं ऐसा करूंगा तो करेगा, तो लोगों को उनके काफी सिद्धांत अच्छे लगे बुरे लगे, लेकिन लोगों को ये भरोसा है कि आदमी करके दिखाएगा। तो हिमंत बिश्व शर्मा ने वो करके दिखाया जो शायद ही बहुत ही हिंदू नेता जो हिंदुत्व के ऊपर नेतागिरी करते हैं, वो लोग कहते रहते हैं, लेकिन जब फैसला लेने के वक्त आते हैं वो छूट जाते हैं। लेकिन हिमंत बिश्व शर्मा ने ये करके पूरे भारत के हिंदुत्ववादी नेता, साथ में आरएसएस, सबको एक मैसेज भेजा है। ये गौर करने वाली बात है कि मैं वो करके दिखा सकता हूँ जो आप लोग शायद चाहते हो या कहते हो या प्रिंसिपल में है। तीसरी बात टाइमिंग की आ गई। टाइमिंग सही बात है, बजट सेशन में ये फैसला हुआ था, अब इलेक्शन है 6 महीने बाद अप्रैल में, तो यकीनन अगर इस समय ऐसा एक सिद्धांत लिया जाए, लेकिन साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि संस्कृत तोल को भी इन्होंने बंद करने की फैसला लिया। 100 संस्कृत तोल है, उनमें टीचर भी है, और ये फैसला जो वैष्णवाइट सेंट्स है असम में, उन लोगों को अच्छा भी नहीं लगा, उन्होंने आपत्ति भी जताया। तो इनमें एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है, लेकिन जो बीजेपी के लार्जर हिंदू मुस्लिम बाइनरी है उसमें ये फैसला बहुत सटीक बैठता है, और कॉन्स्टिट्यूशनली इस फैसले पे आपत्ति करने लायक कोई बात नहीं। और ज्यादातर असम के लोगों को आप कौशिक, तो ये बात कौशिक सहमति ही होगा। जी राजीव जी। नहीं सौरभ भाई, कौशिक, ये सब हेमंत बिश्व शर्मा करके कर रहे हैं, जो बाकी लोग कह रहे हैं ये सब ठीक है।
हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी ज्यादातर जिंदगी कांग्रेस में बिताई। तब कहाँ थे ये सब हेमंत बिस्वा शर्मा? तब उन्होंने ये बात नहीं की। ये तो बहुत अगेन हिंदू। देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा, हम कहते हैं ना न्यूली कन्वर्ट, जिसे कहते हैं न्यूली कन्वर्ट का जो एग्रेशन होता है वो ज्यादा होता है कि मैं प्रूव करना चाहता हूं एक तरह से कि मैं वो कर सकता हूं। क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये 5 सालों में या 5 या 6 साल अब हो गए, उन्होंने ये दिखाया कि मैं वाकई एक बीजेपी नेता हूं। उन्होंने अपने, अगर कोई कांग्रेसियों को भी ये बताया और बीजेपी वालों को, मैं ये पूछना चाहता हूं इसमें विचारधारा कहाँ है? इतने सालों तक जब आप कांग्रेस में थे तब आप ये निर्णय क्यों नहीं लेते थे? जब आप राजदीप जी आपने ये बताइए, राजीव जी 1 मिनट, ये फैसला कांग्रेस में रह के लेना मुमकिन ही नहीं है। अगर मैं हेमंत के तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, वो मैं तो बोल ही रहा हूँ, वो एक मैसेज दे रहा है कि मैं वो करके दिखा सकता हूँ जो बहुत सारे हिंदुत्व नेता शायद सोचते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस में रह के क्यों नहीं किया, ये सवाल ही गलत इसलिए है क्योंकि कांग्रेस में आज भी ये सिद्धांत लेने की कोई कोशिश करेगा तो होने नहीं देगा। अगर कांग्रेस ऐसे संवैधानिक बातों पे गौर करता तो शायद आज हम इस हालत में ही नहीं होते। यही तो प्रॉब्लम है कि सेक्युलरिज्म को हमने एपीजमेंट की पॉलिटिक्स बना दिया। नहीं, ये मैं बस इतना ही कह रहा था कि तो कहीं ना कहीं जिस तरह के कपड़े वो पहनेंगे उस तरह के बर्ताव करेंगे। नहीं, हेमंत बिस्वा शर्मा इज एन इंटरेस्टिंग ट्रेजेक्टरी। और आप जब राज्यों में देखें सौरभ भाई और कौशिक, कि देखिए बीजेपी पहली बार एक तरह से असम में सरकार में आई है इस तरह से एज अ डोमिनेंट पार्टी, और देखिए 5 सालों में किस तरह से उन्होंने एक तरह से असम की राजनीति बदली है। आज पहले हम बिहार की बात कर रहे थे, बिहार में बीजेपी हमने कहा कभी भी डोमिनेंट पार्टी नहीं बनी, अब बनने जा रही है। आप देखेंगे अब बिहार की तस्वीर भी कैसे बदलेगी एक बार अगर बिहार में भी बीजेपी के मुख्यमंत्री बना अगले 5 सालों में, और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसा कोई और व्यक्ति वहां उभर कर आए, तो मुझे लगता है बीजेपी की एक स्ट्रेटेजी है जिसमें मदरसा को एक तरह से बंद करके, स्टेट स्पॉन्सर्ड मदरसा को बंद करके आप एक तरह से एजुकेशन को सेक्युलराइज करने की बात करते हैं, लेकिन वाकई आप एक मैसेज दे रहे हैं। इट इज अ मैसेज टू द मुस्लिम कम्युनिटी। राजदीप जी, आपने कहा कि मैं बिल्कुल ये स्टेट स्पॉन्सर्ड मदरसे क्यों होने चाहिए, आई डोंट नो। राजदीप जी 2 चीजें हैं। एक तो ये कि ये बहस एक ऐसे प्ले हो रही कि सिर्फ मदरसे बंद हुए। कौशिक और मैंने भी सुर्खी पढ़ते हुए कहा मदरसे और संस्कृत विद्यालय जहां पर धार्मिक शिक्षा स्टेट फंड में दी जाती थी, सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए कि वहां पे आप कोई प्रीचर तैयार करो। पहली चीज, अगर कोई वो स्कूल बहुत कम है, मदरसे बहुत ज्यादा है। अगर संस्कृत स्कूल ज्यादा होते, मदरसे कम होते, तो ये फैसला सही हो जाता आपकी नजर में? नहीं, मैं कहता हूँ हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ, हकीकत जो है कि मोर मुस्लिम्स आर अफेक्टेड बाय डिसीजन देन हिंदू। सर मुस्लिम्स को, लेट मी गिव यू माय ओपिनियन, मुस्लिम्स का उद्धार मदरसों में धार्मिक शिक्षा पढ़कर नहीं होगा, अंग्रेजी, सोशल साइंस, कंप्यूटर ये सब पढ़ के होगा। I agree. बिल्कुल, मैं आपके साथ हूं। मैंने पहले तो वहां वो या मदरसे हो, बिल्कुल, तो ये तो बड़ी अच्छी पहल है। जिसको कोई प्रीचर ही बनना है वो जाके वो पढ़े, बाकी लोग ऐसी चीजें पढ़े जिससे जिंदगी में तरक्की करे, रोशन ख्याल हो। दूसरी चीज आपने जो कही, बिल्कुल सही कहा। यही सच्चर कमेटी ने भी लिख के गया है कि मुसलमानों की जो हालत इस देश में है, जो इकोनॉमिकली वो बैकवर्ड है, इन्हीं सब वजह से है। उनको आधुनिक शिक्षा की जरूरत है और उनमें स्टेट क्यों ऐसे रिग्रेसिव शिक्षा को। और राजदीप जी, आप ये कौशिक ने राइटली ही पॉइंटेड आउट कि बीजेपी की तो वो बाइनरी है कि बदरुद्दीन अजमल को अपोजिट दिखाओ, एक हिंदू मुस्लिम बाइनरी, और उसमें भी मुस्लिम मतलब बांग्लादेशी मुस्लिम। उनको असम के जो मुस्लिम हैं उनसे समस्या नहीं है प्रकट तौर पर, ये तो कहा ही जाता है कभी। दूसरी चीज जो आपने कहा कि न्यूली कन्वर्ट वो 2013-14 में थे। नाउ ही वांट्स टू अडॉप्ट दिस एग्रेशन ताकि वो अपने आप को एक नेक्स्ट जनरेशन यंग लीडर जो आरएसएस की भी आइडियोलॉजी को इंप्लीमेंट कर रहा है, गवर्नेंस का भी एक मॉडल देने की कोशिश कर रहा है। ही इज ट्राइंग टू बिल्ड ब्रांड हेमंत बिस्वा शर्मा इनसाइड आरएसएस एंड बीजेपी फैमिली, ताकि कल को या तो वो असम के ऑलरेडी बिल्ट नहीं अब उसको नेक्स्ट नंबर 1 आज ट्रिविया में बता देता हूँ, एक तरह से असम के नंबर 1 नेता बन गए हैं। राजदीप जी, एक ट्रिविया में बता देता हूँ, हेमंत बिस्वा शर्मा के जो बड़े भाई है वो पूरे जिंदगी आरएसएस के स्कूल में ही पढ़ चुके हैं, वो आरएसएस के ही मेंबर है
और उनके पूरे शिक्षा आरएसएस ने स्पॉन्सर किया था। और हेमंत बिस्वा शर्मा खुद भी जब तक आश्रम ज्वाइन नहीं किया था वो अपने टीनेज में आरएसएस के उसमें शाखा में जाते थे। वो अलग बात है, उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर कांग्रेस में से शुरू किया। जो वो बोल रहे हैं, जहां तक मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से हिमंत बिस्वा शर्मा को, ये सब वो खुद मानते भी है, उनके पर्सनल आइडियोलॉजी में ये सब आते हैं। बट आपके बात भी सही है कि वो एक मैसेज भी दे रहा है, पूरे भारत के हिंदुत्ववादी नेताओं को ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं वो करके दिखा सकता हूँ। और ये सर बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन होता है, नेशनलिज्म, हिंदुइज्म एंड गवर्नेंस, जिसको मैं अब इजराइल मॉडल जो होता है ना, कि थोड़ा मिलिटेंट नेशनलिज्म, और उसको आप एक नेशनैलिटी की आइडेंटिटी के साथ जोड़ें और फिर प्रेजेंट करें। तो दूसरी चीज इसमें एक राजदीप जी ये है कि सब अपनी अपनी स्ट्रेंथ पर खेल रहे हैं। मुझे लगता है जो कौशिक राइटली मेंशन स्ट्रक्चर कमेटी, कि अब इसका अगला स्टेप ये होगा कि साल भर बाद, 2 साल बाद उन्हीं सरकारी स्कूलों के नतीजे दिखाए जाए कि देखिए ये बच्चे थे, पहले ये धार्मिक शिक्षा पढ़ते थे, अब ये साइंस पढ़ते हैं और कितना इम्प्रूवमेंट है। और ये सर अक्रॉस द कंट्री होना चाहिए। आप ये देखिए कि यहाँ इसी के लिए आडवाणी जी तुष्टिकरण शब्द इस्तेमाल करते थे, उनकी अपनी पॉलिटिक्स थी। इस देश के मुसलमानों को आप उर्दू भाषी नहीं है तो भी उर्दू को लैंग्वेज बना दो, शुक्रवार को आधे दिन की छुट्टी दे दो, मदरसों में आप ग्रांट बढ़ा दो। इस देश के मुसलमानों का इससे भला नहीं होगा। उन्हें आपने देखिए ओवैसी कितना जिक्र करते हैं और सही जिक्र करते हैं कि आप उनको साइंस पढ़ने के लिए वजीफे दो ना, उनके स्कूल का जो रेट है सर, मैं स्कूल में एनरोलमेंट का गर्ल्स का वो बढ़े, उसके लिए वजीफे दो। सर मैं कहता हूं कि जितना पैसा आप इन मदरसों पर खर्च करते हो उसके बजाय आप स्कॉलरशिप दो ना। बिल्कुल तो सही बात है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा वही तो कर रहे हैं, मदरसों को सरकारी इमदाद बंद कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं आप ओवैसी का जिक्र कर रहे हैं। मैं हैदराबाद गया था। अब हमारे मन में एक ओवैसी जी की एक छवि है कि ओवैसी कट्टरवादी नेता है, लेकिन वो शिक्षा पर बहुत जोर दे रहे हैं। उनके वो न स्कूल शुरू कर दिए हैं, कॉलेज शुरू कर दिए, महिलाओं के लिए इंस्टीट्यूशन शुरू कर दिए, मेडिकल कॉलेज। मैं कहता हूं अगर आपको करना है तो यू फोकस ऑन, एज यू सेड, अ सेक्युलर एजुकेशन, वाकई एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन उनको दीजिए, और वहां आप स्कॉलरशिप सिस्टम करिए कि अगर कोई गरीब मुस्लिम लड़की हो या लड़का हो, आप उसे, और ये सबके लिए होना गरीब हो, हाँ भाई, वो हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, गरीब हो जी। वेदर इट इज अ हिंदू बॉय जो गरीब है या मुसलमान लड़का या लड़की हो, आप सभी के लिए दीजिए। जब आप जैसे ममता ने बंगाल में महिलाओं के लिए स्कीम किया है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है मुस्लिम या हिंदू। उनका डिस्क्रिमिनेशन कहाँ होता है? ये जब मौलवी को देते हैं स्टाइपेंड या किसी को या पुजारी को अब दे रहे हैं, दैट इज रॉन्ग इन माय व्यू। दैट इज नॉट द जॉब ऑफ गवर्नमेंट। सरकारी पैसा किसी मौलवी या पुजारी को स्टाइपेंड देने में नहीं जाना चाहिए। बाकी किसी को लग रहा है इन गिविंग यंग मुस्लिम बॉयज एंड यंग हिंदू बॉयज एंड गर्ल्स and of both communities scholarships and stipends. दूसरी चीज अगर ये है असम कि सरकार ये कहे तो आई विल सैल्यूट हेमंत बिस्वा शर्मा। ये जो पैसा है, अगर वही पैसा वो स्कॉलरशिप स्कीम एक शुरू कर दे, इट विल बी वेरी गुड इन माय व्यू। ये जो स्कूल्स है इन सबको वो रेगुलर स्कूल कर रहे हैं, रेगुलर स्कूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, सिलेबस चेंज कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को रेगुलर उसमें सर रेगुलर स्कूल इज नॉट इनफ, स्कॉलरशिप स्कीम शुड बी देयर। अरे सर स्कॉलरशिप स्कीम तो स्टूडेंट के रिलीजन पे नहीं दिया जाएगा ना कोई। अरे नॉट ऑन रिलीजन, ऑन इकोनॉमिक ग्राउंड। तो राजदीप जी जब वो मदरसों वाले, ऑलरेडी असम में बहुत सारे स्कॉलरशिप्स है। और दूसरी चीज जब वो मदरसों से रेगुलर स्कूल में तब्दील हो जाएंगे तो वो जो सारी सरकारी स्कीम है स्कॉलरशिप की वो वहां लागू होंगी। देखिए दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि हर फैसला एक सरकार जो लेती है, कोई भी फैसला, वो एक पॉलिटिकल फैसला होता है। सिलेंडर आप बांटोगे तो गरीब महिलाओं का भला होगा और चुनाव में आपका भी भला होगा। इट्स प्योर पॉलिटिक्स, इससे कोई डिनाइल नहीं है। दूसरी चीज ये है कि एजुकेशन में और दूसरी जगहों पे आपको इस तरह के रिफॉर्म्स की जरूरत है। तीसरी चीज, जिनको लग रहा है चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, वैष्णव हो, इस्लाम मानने वाले हो, कि साहब ये बड़ा गलत हो गया, आप अपने निजी संसाधनों से स्कूल चलाइए, चल ही रहे, पढ़ ही रहे लोग, उसकी तो कोई मनाही नहीं है। चौथी चीज जो जरूरी है वो ये है कि इस तरह के जब फैसले लिए जाते हैं तो एक कम्युनिटी में जो मार्जिनलाइजेशन की फीलिंग है अक्रॉस द कंट्री,
जो अलग अलग पॉलिटिकल नैरेटिव्स के साथ चल रही है, द अदरिंग की जो फीलिंग है कि साहब ये फैसला क्या मेरे रिलीजन को सामने रख के किया गया है, तो इसमें जो अपोजिशन पार्टी वाले हैं वो भी उसमें जोर देते हैं और सत्ताधारी पार्टी वाले भी देते हैं। इस पर देश को चिंता करनी चाहिए कि देश के किसी भी नागरिक को ये ना लगे कि क्या मेरे धर्म को ध्यान में रखकर ये फैसला सही या गलत है। नहीं, इसीलिए सौरभ, अगर इसी फैसले के साथ आप अनाउंसमेंट करते कि वी आर गोइंग टू गिव यंग मुस्लिम पुअर बॉयज एंड गर्ल्स अ स्कॉलरशिप। आप देखिए राजदीप जी बार बार मुस्लिम कह रहे हैं आप। Yeah, no, I don't know because there is nothing. Please understand. आप दलितों के लिए रिजर्वेशन करते हैं कि नहीं? Yes or no? तो आप यही कहेंगे ना कि जो सामाजिक, बिल्कुल, तो आप ओबीसी में मुस्लिम भी आते हैं, सिर्फ हिंदू थोड़ी ना आते हैं, ओबीसी में मुस्लिम भी आते हैं। अरे तो उनको रिजर्वेशन का फायदा मिलता है जो पिछड़े। मेरा एक सवाल है राजदीप जी, मेरा एक सवाल है। आपने रिजर्वेशन की बात कही कि ओबीसी के लिए है, दलितों के लिए है। क्या आपको अगर कोई पूछे कि रिजर्वेशन ये जात पात के आधार पे होना चाहिए या इकोनॉमिक स्टेटस और उसके प्रॉक्सिमिटी टू ए बिगर सिटी, इन सब चीजों के पैरामीटर्स पे होना चाहिए? एक अमीर दलित को रिजर्वेशन मिलना चाहिए और एक गरीब ब्राह्मण को नहीं मिलना चाहिए? या एक अमीर मुस्लिम को? सोशल फैक्टर भी है, फाइनेंशियल फैक्टर भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, दोनों रियलिटी है। हाँ, सर, अगर आप मुझे कहे कि देश भर में आप इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर जा रहे हैं तो बेस्ट, लेकिन फिर देश भर में जाना पड़ेगा। पर अगर आप नहीं जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है राजदीप जी फॉर स्पेसिफिक कम्युनिटीज इज नॉट अ बैड आइडिया। एक सेकंड राजदीप जी, सरकार में करिए, सरकार धर्म देख के ना आरक्षण दे ना भेदभाव करे, धर्म देखकर नहीं। धर्म देखिए, जो अल्पसंख्यक धर्म है, सुनिए, जो अल्पसंख्यक धर्म है उनको संविधान के तहत बहुत रियायतें हैं सर ऑलरेडी। वो जो अपने धार्मिक संस्थान इंस्टीट्यूट चलाते हैं, दिल्ली में सेंट स्टीफेंस कॉलेज चलता है, उनकी अपने रूल नियम कानून है, वो चलाते हैं। तो जो धार्मिक संस्थान है जी, आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहता हूँ। आप बड़े इंटरेस्टिंग एरिया में आ गए हैं। पिछले कई दिनों से कई हमारे ऑफिस में मेरे जो कोलीग्स हैं आ रहे हैं, सर एक स्कूल है नोएडा में, मैं नाम नहीं लूंगा, सर हमें वहां एडमिशन चाहिए हमारे बच्चों के लिए। सब जो मेरे कोलीग्स हैं सब हिंदू हैं। शायद मैंने आई हैव नॉट आस्क्ड व्हाट कास्ट दे बिलोंग, बट दे आर ऑल हिंदूज, बट दे वांट टू गेट एडमिशन इन अ जेजुइट रन, ये कैथलिक क्रिश्चियन स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करना चाहते हैं, पढ़ाई अच्छी होती है, देयर इज गुड एजुकेशन। प्लीज, यही मैं आपको कह रहा हूँ ना कि पढ़ाई का मान ऊंचा करवाइए। नहीं, लेकिन देखिए, आप जिस स्कूल की, ये कह रहा हूँ राजदीप, आप जिस स्कूल की बात कर रहे हैं वहां पे सरकारी फंडिंग नहीं होती है, यही मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी बात, इस देश में जब भी क्वालिटी की बात आते हैं ना तो लोग many of the quality minority institutes which have been over the years supported by the states have also produced very good education. मुझे लगता है हमें शिक्षा पे जोर देना है। क्वालिटी एजुकेशन सबको मिले, फिर वो हिंदू हो या मुसलमान, गरीब हो या अमीर। और जो पिछड़ा हो, चाहे वो हिंदू पिछड़ा हो, मुसलमान पिछड़ा, जो पिछड़ा हो उसको आप जोर दीजिए। मेरे दोस्त हमारे महाराष्ट्र में अब कितना रिजर्वेशन हुआ है? अब तो सुप्रीम कोर्ट में मामला है, लेकिन इट हैज क्रॉस 50%। मराठा को भी आपने रिजर्वेशन दे दिया। वंस यू स्टार्ट गिविंग रिजर्वेशन टू एवरी कम्युनिटी, देन टुमारो मुस्लिम विल आल्सो, हम भी गरीब है असम में, हमें भी रिजर्वेशन दीजिए, हमें भी। मैं तो कहता रिजर्वेशन नहीं, स्कॉलरशिप। आई एम टॉकिंग अबाउट स्कॉलरशिप स्कीम्स। ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, शिक्षा में वर्क स्कॉलरशिप स्कीम्स। आई एग्री विद यू कि इस देश में शिक्षा पर खूब सारा निवेश होना चाहिए। कल ही मैं चुनाव कवर करते हुए अपने साथियों से कह रहा था कि बहुत सारे मॉडर्न बैकग्राउंड के लोग आते हैं, जेएनयू में पढ़ पाते हैं, या हम लोग कानपुर में दीनदयाल विद्यालय में पढ़े, क्योंकि शिक्षा महंगी नहीं थी। अगर महंगी होती तो हम अफोर्ड नहीं कर पाते। तो सस्ती और अच्छी शिक्षा, ये पूरे देश की चिंता होनी चाहिए। जब मैंने ये टॉपिक पिक किया था तो मुझे लग रहा था कि ऑन द फेस ऑफ इट ये तो एक अच्छा मूव है, इसकी पॉलिटिक्स डिस्कस कर लेंगे कि क्या पॉलिटिकल रेजोनेंस होगा। पर हम तीनों में जो हीटेड डिबेट हो रही, तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि टीवी न्यूज रूम में या असम के गलियारों में किस तरह की डिबेट हो रही होगी। कौशिक डेका, आप इस पूरी बातचीत से जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नेता नगरी में अब बारी है फुर्सत की सलाह की। क्या है सलाह राजदीप जी?
सर मैं एक टीवी सीरीज देख रहा हूँ सोनी लिव पर, ये स्कैम 92। और इट्स अ हर्षद- वंडरफुल सीरीज, हंसल मेहता ने बनाई है, बहुत- हर्षद मेहता के ऊपर। मैंने 3 पार्ट देख लिए, बाकी 3 पार्ट मैं वीकेंड पर देखूंगा, लेकिन बहुत ही अच्छी बनी है। खास करके जो मुंबई की स्टॉक मार्केट कल्चर है और जो वहां गुजराती एक तरह से कल्चर आप कह सकते हैं, मुंबई की गुजराती बिजनेस कल्चर, और साथ साथ एक कैरेक्टर भी है जिसका नाम है राजदीप देसाई। आप ये जानिए उसमें एक गलती हंसल मेहता ने की। मैं उस पत्रकार सुचेता दलाल जिन्होंने हर्षद मेहता का स्कैम एक्सपोज किया था, वो मेरे साथ, वो उस समय बिजनेस टीम में हुआ करती थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, और मैं सिटी टीम में था। मैं उनका बॉस नहीं था, हम दोनों के बॉस एक व्यक्ति थे, डेरिल डिमोंटे। मैं जिस तरह से दिखाया गया कि मैं सुचेता से पूछता हूँ प्रमाण दिखाइए जब आप स्टोरी लिख रही है। मैं यार, एक तो मैं उस समय बहुत जूनियर एक तरह से आप कह सकते हैं, लेकिन मैं सिटी टीम संभालता था। जब राइट्स हुए, जब दंगे हुए, ब्लास्ट हुए, मैं उस टीम को संभालता था। तो वो एक गलती है, लेकिन मुझे पिक्चर बहुत अच्छी लगी। और जो लीड कैरेक्टर है जिसने हर्षद मेहता का रोल किया, बहुत ही बढ़िया रोल किया उसने। और उस व्यक्ति ने, मुझे लगता है नाम मैं भूल रहा हूं उनका, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से जो गुजराती सब कल्चर मुंबई का है, कालबा देवी एक जगह है मुंबई में जहां गुजराती डायमंड मर्चेंट्स, टेक्सटाइल मर्चेंट, स्टॉक मार्केट के लोग कहीं रहते हैं। तो वो कल्चर एक बार फिर लोगों के सामने लाना, और मुश्किल होता है बिजनेस पर फिल्म करना, बहुत मुश्किल होता है खास करके स्टॉक मार्केट पर उन्होंने वो फिल्म बड़ी एक्सेसिबल की है, तो जरूर देखिएगा, मुझे बहुत पसंद आ रही है। अच्छा, और आप जिन एक्टर का जिक्र कर रहे थे उनका नाम प्रतीक गांधी है। प्रतीक, मैं उनका नाम लेने वाला था, लेकिन मैं डर गया था कि कहीं गलत नाम ना लूं मैं। अच्छा, आजकल बुढ़ापा है, मैं गलत नाम ले लेता हूँ। चलिए, फाइनली आपने एडमिट किया। बट वेरी गुड प्रतीक गांधी, टॉप क्लास रोल, टॉप क्लास। और हंसल मेहता का कमाल डायरेक्शन। ये एक सीरीज आई है, आप लोग देखिए, राजदीप जी के रिकमेंडेशन है। मैं तो देखिए चुनाव देख रहा हूँ, चुनाव के नज़ारे देख रहा हूँ। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इस वीकेंड पे लल्लन टॉप के आप चुनावी वीडियो खूब देखिए। कई दर्शक पूछते रहते हैं, सोमवार से मुख्यमंत्री सीरीज रिलीज हो रही है, उसके बारे में आप जानिए। और उसमें अभी तक का मेरा एक फेवरेट एपिसोड है मछली कांड का, कि एक मुख्यमंत्री जाता है प्रधानमंत्री के पास और कहता है कि हुजूर, मुझे मारने की प्लानिंग हो रही है। तो प्रधानमंत्री चौंक जाते हैं, कहते हैं आपको मारने की क्या प्लानिंग हो रही है, इतनी सुरक्षा है, सब कुछ है। कहते हैं हुजूर, जहर दे के मारने की प्लानिंग हो रही है। तो पूछते हैं अच्छा, कैसे पता चला? हुजूर, खुफिया विभाग ने पता लगवाया, इसमें कई बड़े लोग शामिल हैं। तो प्रधानमंत्री पूछते हैं कौन बड़े लोग शामिल हैं? तो वो मुख्यमंत्री अपनी ही पार्टी के कई नेताओं के नाम गिनवा देते हैं। पूछते हैं कि अच्छा, जहर कैसे दिया जा रहा था? बोले हुजूर, हमको मछली खाने का बड़ा शौक है, जहरीली मछली भेजने वाले थे हमारे लिए। ये मुख्यमंत्री थे बिहार के विनोदानंद झा, प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये मछली कांड बड़ा मशहूर है। तो ऐसे कई आपको किस्से मिलेंगे बिहार की पॉलिटिक्स से जुड़े नायाब, हमारी मुख्यमंत्री सीरीज में 27 एपिसोड की। ये तो देखने की बात हो गई। खाने में मैं पटना में एक बड़ा कमाल का रेस्टोरेंट मैंने खोजा, बोरिंग कैनाल रोड पे, सोमेन 19 करके। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया डेकोरेशन, बहुत बढ़िया खाना है। तो जो भी पटना आए पत्रकार मित्र, क्या नाम है? सोमेन 19। वो बेसिकली जो रेस्टोरेंट के ओनर है, 90, अच्छा। उनका ब्रदर इन लॉ था जिसका नाम सोमेन था, एंड ही वाज वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट दिस प्रोजेक्ट, बट ही डाइड अनफॉर्चुनेटली। तो उन्होंने उसको कमेमोरेट करते हुए सोमेन 19 नाम रखा, उनको लगा। और बहुत बहुत लज्जतदार खाना है, राजदीप जी आपको बहुत पसंद आएगा। मनेर का लड्डू जरूर खाइएगा। आपने गलती की है, आपने मेरा जो पेटेंट था कि मैं जब चुनावी यात्रा पर निकलता हूँ, खाना खाते हुए निकलता हूँ, मैंने सुना है आप ये लल्लन टॉप पर कर रहे हैं। आप अगर उन जगहों पर जाएंगे तो मेरा प्रोग्राम कौन देखेगा? और आगे सुन लीजिए, मनेर का लड्डू जरूर खाइए। मनेर के लड्डू की जो बूंदी होती है, उसकी खासियत यह है तो वो दुर्दरापन होता है, अपना बेसन पीसते हैं और सोन नदी का जो पानी मिलता है तो उसका एक अलग टेस्ट आता है, दाना अलग नहीं होता है, दाना छोटा छोटा वो कंबाइंड बनता है, बड़ा मशहूर है मनेर। ये लाइन होटल था पहले, मनेर स्वीट्स, तो वहां पे वो लड्डू बनता है, बड़ा मशहूर है। और जब आप सासाराम वाले इलाके में आए तो सोनाचूर चावल अपने घर के लिए जरूर खरीदिए। और चनेरी एक यहाँ पे इलाका है, वहां का गुड़ का लड्डू बड़ा मशहूर है, तो वो भी जरूर खाइए। और गया कोलेस्ट्रॉल,
आपका कोलेस्ट्रॉल अंडर कंट्रोल है? 1.5 से 2 घंटे बैडमिंटन खेलिए, आपकी टी शर्ट और अंदर की बनियान पूरी पसीने में लथपथ हो जाए, मस्त रहिए, खूब खाइए। अच्छा, ये आपका सीक्रेट। मैं आ रहा हूँ बिहार, 24 तारीख से मैं आ रहा हूँ। और गया का तिलकुट तो है ही, जो अपने नाम आज शाम को निपटाएंगे, उसके बाद उसके बारे में भी बताया जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, मैं इस हफ्ते ज्यादा, मेरा एक दोस्त है, वो मुझे लखनवी खाना भेज रहा है, गिलौटी, लखनऊ के गिलौटी भेज रहा है। तो आप जब पटना में रहेंगे, मैं यहाँ गिलौटी खाऊंगा, और अगले हफ्ते लिट्टी चोखा पटना में। और ये जो मटन की जगह आप कह रहे हैं, क्या नाम? 90 सोनम 90 सोमेन 90 आप सर्च करेंगे गूगल पे मिल जाएगा आपको। चलिए, तो जरूर। और ये जो हमारे पटना के दोस्त हैं, दर्शक हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि किन शहरों में खाने की कौन सी मशहूर चीजें हैं। पर ये बताइए, आप वहाँ पटना में है, लॉकडाउन और कोरोना के असर की वजह से क्या ये खाने लोग बाहर जाकर खाना खा रहे हैं, नहीं खा रहे? सर, जैसे जैसे आप जितने बड़े शहर और जितने सो कॉल्ड पॉश इलाकों से गांव की तरफ आ रहे हैं, कोरोना को लेके अनफॉर्चुनेटली कोई सावधानी नहीं है। हालांकि मेरे कई दर्शकों ने मुझे भी डांटा, क्योंकि एक वीडियो में मैंने मास्क नहीं लगा रखा था और मैं लोगों से बात कर रहा था, तो मैं वो सावधानी बरत रहा हूँ। लेकिन ज्यादातर जगहों पे वो लोग हंसी में क्या दे रहे हैं कि बिहार कोविड प्रूफ है, बिहार कोरोना प्रूफ है। खाने की जगह सब खुल गई हैं और जो अच्छी जगह है वहां पे साफ सफाई का, हाइजीन का खूब ख्याल रखा जा रहा है। और भीड़ आपको खूब दिखेगी। आपको बिहार आके लगेगा नहीं कि लोगों को कोविड से ज्यादा करेंसी, कमाई जो गंव रही है, कमाई जा रही है, उसका डर ज्यादा है। नौकरी जा रहा है, रोजगार जा रहा है, उसका डर ज्यादा है। अच्छा, नहीं, ये सब मुझे लगता है ये अभी भी सबसे बड़ी समस्या है। 2-3 दिन पहले मैंने IMF की जो चीफ इकोनॉमिस्ट है गीता गोपीनाथ से बात की। मुझे लगता है कि इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, ये अभी भी सबसे बड़ा सवाल किसी भी सरकार के सामने है, बिहार हो या केंद्र सरकार हो। चलिए, नेता नगरी को यहीं पे खत्म करते हैं। ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए सियासी मुद्दों के साथ। शुक्रिया।